बच्चों, तो आज हम लोग पिनाकल टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 2 के सॉल्यूशन डिस्कशन के लिए बात करने वाले हैं। ठीक है ना। तो वन बाय वन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और देखेंगे इन प्रॉब्लम में किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए थे। और हर प्रॉब्लम में आपको मैं की कंसेप्ट बताऊंगा सारे प्रॉब्लम के लिए। ठीक है। अब देखो, ये पेपर का अगर मान लो एनालिसिस करें तो क्या था, ये पेपर काफी मतलब बैलेंस था। ये पेपर क्या है, काफी बैलेंस था, मेंस लेवल के अकॉर्डिंग काफी सही था। हर टॉपिक से प्रॉब्लम देखो यहाँ पे आपको कवर किया गया है और प्रॉब्लम के लेवल भी काफी अच्छे थे मेंस और एडवांस के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। तो वन बाय वन सारे प्रॉब्लम देखने वाले हैं और हर प्रॉब्लम में मैं आपको की कंसेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है। तो देखो, पहला प्रॉब्लम हमारा क्या, बायनोमियल थ्योरम से। इसकी की कंसेप्ट देखते हैं। देखो क्या यहाँ पे लगाना चाहिए आपको। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट लगेगा, देखो पहला प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 53 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ठीक है। तो मान लो मुझे बायनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन आएगा तभी तो हम इस प्रॉब्लम को टैकल कर पाएंगे। बताओ, तो अगर मान लो हमें एक्स प्लस वाई की पावर एन का एक्सपेंशन देखना है, ठीक है ना। अगर एक्स प्लस वाई की पावर एन का एक्सपेंशन देखना है तो किस तरीके से लिखते हो बताओ। क्या इस तरीके से लिखते हो, एनसीआर, ठीक है। और फिर क्या बोलते हो, एक्स की पावर एन माइनस आर और वाई की पावर क्या लिख देते हो, आर लिखते हो। बताओ, और फिर इसी में सिग्मा लगा देते हो। ठीक है ना। और ये आर की वैल्यू क्या होती है, आर की वैल्यू यहाँ पे वेरी करा देते हैं। बताओ क्या बोलते हो, जीरो से लेके एन तक। ठीक है, यही तो है अपना बायनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन। ठीक है ना। तो इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना आपको। ठीक है। और देखो, कभी कभी क्या होगा, इन चीजों के अलावा आपको बायनोमियल कोफिशिएंट के बहुत सारे प्रॉपर्टी की बात की होगी आपने। जैसे एनसीआर क्या होता है, एनसीआर एनसी ऑफ एन माइनस आर के बराबर होता है। बताओ, इस वाले कंसेप्ट को भी ध्यान में रखिए। तो देखिए, इस प्रॉब्लम में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो हमारा इस प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, 100 सी। यहाँ पे देखो लोअर इंडेक्स में कितना दे रखा है, एम दे रखा है। बताओ, एक्स माइनस थ्री की पावर 100 माइनस एम दे रखा है और 2 की पावर एम दे रखा है। बताओ, तो बिल्कुल इसके तरीके से ही तो लिखा गया है। बताइए, तो बिल्कुल इसके तरीके से नहीं लिखा गया। बताओ, यहाँ पे आर की जगह पे एम है, आर की जगह पे देखो हर जगह पे एम प्लेस कर दिया। बताओ, और इस एक्स की जगह पे क्या लिख रखा है आपको, एक्स माइनस थ्री। वाई के प्लेस पे क्या लिख रखा है, टू। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे। बताओ, मैं इसको पहले कन्वर्ट कर लूँ कि ये किसका एक्सपेंशन लिखा हुआ है। ये एक्सपेंशन अपना लिखा हुआ है एक्स माइनस थ्री प्लस टू और इतने की पावर क्या है जी, 100। ठीक है ना। ये यही तो लिख रखा है। बताओ, तो पहले मैंने इसको कन्वर्ट करके बना दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में कि किसकी एक्सपेंशन की बात हो रही है। ठीक है। ये बन जाएगा अपना ऐसा। बताओ, एक्स माइनस वन की पावर 100। अब देखो, तो अब इसमें से मुझे क्या करना है, इसमें से मुझे कोफिशिएंट बताना है एक्स की पावर 53। तो ये तो बहुत आसान हो जाएगा ना। बताओ, पहले क्या करेंगे, इसकी जनरल टर्म लिख लेंगे आप। तो जनरल टर्म अगर इसका लिखा जाए तो क्या होगा बताइए, 100 CR लिखोगे। बताओ, 100 CR, एक्स की पावर क्या हो जाएगी, 100 माइनस आर और माइनस वन की पावर आर। ठीक है ना। क्लियर इतनी बात है। बताओ, तो हमने क्या किया, इसका जनरल टर्म लिख लिया। अब देखो, तो मुझे चाहिए एक्स की पावर 53 का कोफिशिएंट। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, आर की वैल्यू हो जाएगी 47। यहाँ पे 47 रखोगे तभी तो हो पाएगा। बताओ, तो फाइनली आंसर क्या मिलेगा अपना, 100 सी 47 और इधर से माइनस भी आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो, अब बोलोगे 100 सी 47 तो ऑप्शन में है लेकिन प्लस वाला है, माइनस वाला तो ऑप्शन है ही नहीं। तो फिर क्या गलत हो गया, नहीं सही है। ये मैंने बताया ना, ये वाली की कंसेप्ट में इस वाले प्रॉपर्टी को भी लगाना पड़ेगा। तो एनसीआर क्या होगा, एनसी एन माइनस आर के बराबर होगा। तो अगर इसको अप्लाई कर दूं तो क्या इसके बराबर नहीं हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। बताओ। ठीक है। तो पहला प्रॉब्लम काफी अच्छा था, छोटी सी मिस्टेक होने के भी चांसेस थे यहाँ पे, उसको भी हम लोग देख लिए अच्छे से। और इस पे प्रॉब्लम बहुत बार घुमाता है। ठीक है ना, ये छोटी सी प्रॉपर्टी में बहुत बार प्रॉब्लम घुमाता है। ठीक है। अब देखा जाए प्रॉब्लम नंबर 2 की ओर। प्रॉब्लम नंबर 2 की ओर अगर हम लोग आगे बढ़े तो देखो, ये अपना प्रॉब्लम है फंक्शन टॉपिक से। ठीक है ना। फंक्शन टॉपिक से है, क्या बोल रहा है, एफ एक्स दे रखा है, क्रॉस लॉग एक्स दे रखा है फंक्शन के बारे में। बोल रहा है एफ एक्स इंटू एफ वाई माइनस वन बाई टू एफ ऑफ एक्स बाई वाई प्लस एफ ऑफ एक्स वाई क्या होगा इसकी वैल्यू। तो अगर मान लो देखा जाए, इसमें की कंसेप्ट क्या लगेगा, क्या क्या कंसेप्ट हमारे पास होने चाहिए ताकि इस प्रॉब्लम को अप्रोच किया जा सकता है। तो बोल रहे इस वाले प्रॉब्लम में आपके पास की कंसेप्ट ये होंगे तो काम हो जाएगा। क्या होंगे, कि अगर लॉग की थोड़ी बेसिक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। जैसे लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर लॉग एम इंटू एन है, दो चीजें प्रोडक्ट में है आर्गुमेंट में, तो क्या मैं इसे ऐसे लिखता हूँ। बताओ, लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन। ठीक है ना। और अगर मान लो इसमें आर्गुमेंट में अगर डिवाइड में है तो क्या ऐसे लिखते हैं। बताओ, लॉग ऑफ एम अपॉन एन, ये क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन। ठीक है ना। लॉग एम माइनस लॉग एन, तो बस इसकी ध्यान रखना। और थोड़ी बहुत हो सकती है इस वाली प्रॉपर्टी की भी जरूरत पड़ जाए, कॉस सी प्लस कॉस डी। तो कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है जी, कॉस सी प्लस कॉस डी
टू टाइम्स दोनों एंगल किस में आते हैं, कॉस में आते हैं, बताओ। तो सी प्लस डी बाई टू, और फिर क्या होता है, कॉस सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इतने अगर बेसिक कंसेप्ट आपके पास होगा तो ये वाले प्रॉब्लम को आप अप्रोच ले सकते हो। तो देखिए इस प्रॉब्लम में हम लोग और क्या कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू, एफ एक्स तो दे ही रखा है, एफ वाई बना के यहाँ पे रख देंगे, एफ ऑफ एक्स बाई वाई भी बना देंगे, और एफ ऑफ एक्स वाई बना के वैल्यू पुट अगर करूँ तो कुछ ऐसा दिखेगा, बताओ। ये क्या हो जाएगा अपना, कॉस लॉग एक्स और फिर कॉस ऑफ लॉग वाई और माइनस वन बाई टू लगा दो यहाँ पे, ठीक है ना। और इसके अंदर में क्या हो जाएगा बताओ, कॉस ऑफ लॉग एक्स बाई वाई, और फिर साथ में क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ कॉस ऑफ लॉग एक्स वाई। ठीक है, सारी वैल्यू चीज पुट कर दिया, सारे फंक्शन की वैल्यू। अब देखना ये तो ठीक है, अपनी जगह पे इसको रहने दो, इसको कुछ चेंज तो नहीं कर सकते। अब देख रहे हो ये थोड़ा सा अलग सा दिख रहा है, यहाँ पे क्या एक्स बाई वाई है और यहाँ पे लॉग एक्स वाई प्रोडक्ट में, लेकिन यहाँ पे log x और log y है, तो इसको क्या कर रहे हैं, इसके टर्म में अगर कन्वर्ट करो तो ये कुछ क्या हो जाएगा, इसी को मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। तो माइनस वन बाई टू यहाँ पे रहने दो बाहर में, ठीक है ना। इसमें log की प्रॉपर्टी लगेगी, बताओ ये वाली प्रॉपर्टी मुझे बताया, तो क्या होगा इसके हिसाब से, cos ऑफ, अंदर में ये बन जाएगा ऐसा, बताओ थीटा में, log ऑफ x माइनस log ऑफ y, ठीक है ना। और फिर इस वाले टर्म में अगर आते हो, यहाँ पे क्या log में प्रोडक्ट में दे रखा है, तो इसको अगर ध्यान से अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, cos ऑफ log x प्लस log y बन जाएगा, बताओ log x प्लस log y, ठीक है। अब देखिए इसको अगर मैं c बोल दूं, ये क्या है अपना, अगर इसको c बोल दूं, ये अगर एंगल इसको c कंसिडर कर ले रहे हो और इस वाले एंगल को d, तो अगर cos c प्लस cos d लगा दोगे, cos c प्लस cos d, तो टू cos c प्लस d बाई टू और cos c माइनस d बाई टू, तो उसके हिसाब से ये क्या बन जाएगा बताओ, यहाँ पे देखो कुछ ऐसा नहीं आ जाएगा, टू आ जाएगा, बताओ। और ये दोनों में सम होगा तो ये क्या होगा, y वाले टर्म कट जाएंगे, log x वाले टर्म बचेगा, बताओ। तो cos log x बन जाएगा, ठीक है ना। और सिमिलरली क्या होगा जब माइनस करोगे, ये वाली कंसेप्ट लगाओगे, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ लॉग वाई बन जाएगा। और माइनस में यहाँ पे वन बाई टू तो है ही पहले से, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट, क्या देखो सेम टर्म नहीं आ गई, दोनों देखो प्लस माइनस तो जीरो हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए ऑप्शन, जीरो तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो हम क्या बोल देंगे, ऑप्शन नन ऑफ दिस, ऑप्शन डी, ठीक है। क्लियर है, तो प्रॉब्लम नंबर टू भी सही था, आपके फंक्शन टॉपिक्स में था, थोड़ा सा लॉग का प्रॉपर्टी लग गया, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉपर्टी लग गया, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम मिक्स करके आएंगे, ठीक है ना। ये कोई इंडिविजुअल टॉपिक से सिर्फ नहीं है, बाकी टॉपिक का भी रोल इसमें है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की ओर बढ़ते आगे। देखो थ्री में भी फिर से ट्रिग्नोमेट्री आ गया, और ये ट्रिग्नोमेट्री का क्या बोल सकते हैं, थोड़े से क्या है, स्पेशल वाले एंगल ही तो है, बताओ। ये वाले एंगल्स हमेशा बार बार प्रॉब्लम हमेशा आते हैं, ठीक है ना। इन एंगल्स की वैल्यू आपको बताया गया था, इनको ध्यान में रखा करो हर बार। तो देखो इस प्रॉब्लम के लिए आपके पास क्या की कंसेप्ट होने चाहिए, देखो। तो देखो एक तो बोल रहा है कि साइन 18 आपको पता होनी चाहिए, तो साइन 18 कितना था बताओ। ये वाली बातें हमने सीख रखी, साइन 18 की वैल्यू कितनी होती थी, रूट फाइव माइनस वन बाई फोर, रूट फाइव माइनस वन बाई फोर, ठीक है ना। फिर हमें क्या चाहिए, कॉस 36, तो कॉस 36 कितना होता है, कॉस 36 सेम इसी तरीके से होता है, बताओ, बस थोड़ा सा प्लस में आता है यहाँ पे ना, बताओ रूट फाइव प्लस वन बाई फोर, देखो एक तरीके से, तो साथ में अगर देखोगे तो याद रहेगा चीजें, ठीक है। अब बोलोगे और भी चीजें डिस्कस कर लेते हैं, मान लो ये तो ठीक है, यहाँ पे काम है। इसके अलावा जब बात कर ही रहे तो कॉस 18 की भी बात कर लो, तो कॉस 18 निकलेगा कैसे बताओ, तो रूट ओवर वन माइनस साइन स्क्वायर 18 कर देना। अब इसको जब वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व करोगे, तो कुछ ऐसा आता है, बताओ। रूट ओवर टेन प्लस टू रूट फाइव, और नीचे में क्या आ जाएगा, फोर, ठीक है ना। सिमिलरली अगर हम लोग बोले, क्या बोलते हैं, साइन 36, तो साइन 36 अगर सॉल्व करना है मुझे, तो साइन 36 कैसे निकाल देंगे बताओ, वो कोसाइन की टू थीटा वाली प्रॉपर्टी से निकाल देंगे, उसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा बताओ, रूट ओवर टेन माइनस टू रूट फाइव अपॉन में क्या हो जाएगा जी, फोर, ठीक है ना। तो देखो बेसिकली हमें जरूरत तो इन दोनों का है फिलहाल, यहाँ पे डायरेक्ट देखा जाए तो इस जगह पे, ठीक है ना। लेकिन एक यहाँ पे लिख रखा था टेन स्क्वायर 36, तो टेन स्क्वायर 36 मतलब टेन 36 भी चाहिए, तो टेन 36 इन दोनों से ही बना देते हैं ना हम लोग, देखो तो टेन 36 कितना हो जाएगा बताओ, तो टेन 36 अपना हो जाएगा, दोनों को डिवाइड कर दो आपस में, तो रूट ओवर टेन माइनस टू रूट फाइव होगा, बताओ, ठीक है। डिनोमिनेटर में कितना आएगा बताइए, तो रूट ओवर फाइव प्लस वन, ठीक है। ये टेन 36 बन गया। अब सारे वैल्यूज को यहाँ पे लाके रख दो, टेन 36 का स्क्वायर कर देना, साइन 18 यहाँ पुट कर देना, कॉस 36 यहाँ पे पुट कर दो, तो कुछ चीजें ऐसी बन जाएगी, बताइए।
देखो तो इस वाले में क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो 10 - 2 √5, और नीचे क्या हो जाएगा, √5 + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और जब इधर आते हो तो इधर आते हो तो इधर तो सही टर्म बन जाएगा, दोनों में देखो सेम ही कंपोनेंट है, इस दोनों में सेम कंपोनेंट है, तो क्या होगा, वन वाला टर्म खत्म हो जाएगा, और जब इसमें वैल्यू पुट कर दोगे तो वन वाला टर्म खत्म हो जाएगा, ऐसे रख दो, ठीक है। और इक्वल टू में क्या दे रखा है, 5, ठीक है ना। इसको जब सॉल्व कर रहे तो हमारे के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 4 आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है, तो देखो ये भी अच्छा प्रॉब्लम है, और ये वाली चीजें बार बार घूम घूम के आते रहते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, कुछ स्पेशल एंगल है, इससे बहुत बार प्रॉब्लम अपने एग्जाम में आ रहा है बार बार, तो क्यों नहीं इन चीजों को ध्यान में हम रख ले, ठीक है। इसको ध्यान में रख लेंगे, क्लियर है। चलिए अब फोर्थ वाले प्रॉब्लम की ओर आगे बढ़े। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, क्या बोल रहा है, दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस बताना है बाय द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख रखा है, देखो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें दो कंपोनेंट लाइन के छिपे हुए हैं, उन दोनों कंपोनेंट ऑफ लाइंस के बीच में बताना है तुम्हारा क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा। अब देखो दोनों कंपोनेंट ऑफ लाइंस अगर यहाँ से हमें निकालना होगा तो निकालेंगे, और फिर देख लेंगे कि किस तरीके से बन जाएगा सिचुएशन। तो बेसिकली हम बोलेंगे, अगर मान लो आपको यहाँ पे की कंसेप्ट अगर देखना है आपको, तो की कंसेप्ट देखो यहाँ पे क्या ध्यान में रखेंगे आप। तो जब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जब आपने देखा था, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या ऐसा था बताओ, ax² + 2hxy + by² ठीक है, +2gx और +2fy +c = 0 हो रहा था, बताओ। जो स्टैंडर्ड अपना जनरल इक्वेशन है किसी भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, ऐसा ही था। अब यहाँ से कंडीशन क्या थी बताओ, पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन क्या थी, पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन क्या ऐसा थी बताओ। क्योंकि हम चेक करना चाह रहे हैं कि मान लो अगर पहले ही से पता चल जाए कि अगर वो दोनों कंपोनेंट जो लाइंस के हैं वो पैरेलल होंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है ना। तो हम पहले चेक कर ले रहे हैं कि कहीं पैरेलल या परपेंडिकुलर तो नहीं है। पैरेलल लाइंस का कंडीशन क्या था बताओ, h² = ab हो रहा था, बताना, ठीक है ना। और अगर यही परपेंडिकुलर अगर होता था तो परपेंडिकुलर के लिए कंसेप्ट क्या था जी, परपेंडिकुलर के लिए कंसेप्ट यही था, कोफिशिएंट ऑफ x² + y² क्या होना चाहिए, 0, ठीक है ना। तो एक बार चेक कर लो, अगर मान लो पता ही चल गया कि पैरेलल लाइंस है दोनों कंपोनेंट ऑफ लाइंस, तो इजी हो जाएगा आपके लिए काफी, ठीक है। तो देखिए इसमें से h की वैल्यू कितनी है बताओ, क्या h की वैल्यू -3 नहीं है, बताओ। h की वैल्यू -3 नहीं है कंपेयर किया यहाँ से, तो a की वैल्यू कितनी है बताना, a की वैल्यू क्या 1 है यहाँ पे देखो, और b की वैल्यू क्या है 9, ठीक है ना। b कितना है जी 9। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई तो कर रहा है, बताओ। मतलब जो दोनों कंपोनेंट ऑफ लाइंस है वो क्या है, आपस में पैरेलल है, ठीक है। एक काम तो आसान हो गया कि दोनों लाइन हमारा क्या है, पैरेलल है। अब उन दोनों लाइन के बारे में अगर पता चल जाए तो फिर हम आराम से लगा सकते हैं ये वाली कंसेप्ट। अगर दो पैरेलल लाइन दे रखा है बताओ, तो ऐसे लिखते हो बताओ, ax + by +c1 = 0, और दूसरा क्या होता है, ax + by +c2 = 0, ठीक है। ऐसे दो पैरेलल लाइन से बताओ। तो जो ये डिस्टेंस यहाँ पे d की बात करते हो दोनों के बीच का, ऐसा सिंपल सा नहीं लिखते हो, बताओ क्या लिख देते हो, मॉडुलस ऑफ c2 - c1, ठीक है। और नीचे में क्या होता है, √a² + b², ठीक है ना, a² + b²। तो ठीक है, हमें पता तो चल ही गया पैरेलल लाइन से, ठीक है। अब क्या होगा, पैरेलल लाइन पता चल गया, दोनों लाइन अगर मिल जाएगा तो ये अप्लाई करके हम लोग आराम से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। लेकिन कंपोनेंट देखना पड़ेगा ना, यहाँ पे देख रहे हो कैसा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जनरल फॉर्म दे रखा है, तो इससे दोनों लाइंस कैसे बनाएंगे, हम दोनों लाइंस बनाने में थोड़ा दिमाग तो लग जाएगा आपको। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक्स में क्वाड्रेटिक बना देते हैं, देखो ऐसे एक्स में क्वाड्रेटिक अगर बना दो तो क्या ऐसे हो जाएगा बताओ, x² लिख दो, फिर क्या होगा, एक्स वाले टर्म को एक साथ में ले आना, प्लस -6y +3, और फिर क्या हो जाएगा, एक्स होगा बताओ, एक्स वाले टर्म एक साथ ले लिया, बाकी जितने भी टर्म है वो क्या होगा, एक जगह पे रख दो। तो 9y² -9y -4 = 0, ठीक है ना, -4 = 0। तो क्या किया हमने, चीजों को अरेंज कर लिया, ये एक्स में क्वाड्रेटिक दिख रहा है, तो अगर एक्स में क्वाड्रेटिक दिख रहा है तो मुझे कंपोनेंट ऑफ लाइंस अगर चाहिए तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, बताओ, x माइनस लगा दो, ठीक है ना, -6y +3 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे चलो, प्लस माइनस √ओवर क्या होगा, b² तो b² का मतलब 3 - 6y का होल स्क्वायर लिखोगे, बताओ। और फिर -4ac, क्या होगा, -4ac। तो देख लो a की जगह पे क्या है 1, और c की जगह पे ये, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा जी, 4 × 9y² -9y - 4, ठीक है ना, यहाँ पे लिख दिया। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 2 × 1, ठीक है।
तो जब इसको आप सॉल्व कर रहे हो, देखो यहाँ पे क्या पैटर्न एक तरीके से दिख रहा है, 9 4 9 36, यहाँ पे 36, और यहाँ पे देखो होल स्क्वायर जब ओपन करोगे चीजें कट जाएंगी, तो क्या होगा फाइनली ये तुम्हारा कुछ ऐसा बन जाएगा, एक्स इक्वल टू ये बन जाएगा तुम्हारा 6y-3, और रूट के अंदर से सिर्फ नंबर बन के आएगा, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा जी, परफेक्ट स्क्वायर बन के 25 बनेगा, तो उसका 5 आ जाएगा। नीचे में 2 है, अब इसको सॉल्व कर लो, एक बार प्लस वाली वैल्यू लो, एक बार माइनस वाली वैल्यू लो, तो दो लाइंस बन जाएंगे। इसको भी उधर ही भेज दो, 2x कर दो, इस वाले को उधर ही ले जाओ, -6y दोनों नंबर में यहाँ पे रख लेना, एक बार -3 + 5 होगा, और एक बार क्या हो जाएगा -5। ठीक है, दो लाइंस बन जाएंगे, दोनों पैरेलल होगा, कोफिशिएंट देखो सेम है। फिर चीजों को अप्लाई करेंगे तो हमारे बीच क्या हो जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा दोनों पैरेलल लाइंस के। तो फाइनली क्या आ जाएगा आपका जी, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है चीजें, समझ में आ गई। तो देखो कितना मस्त क्वेश्चन था, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से क्या क्या चीज ध्यान में रखना पड़ा, हम लोग क्या अप्रोच लगाया कि पहले चेक कर लिया पैरेलल लाइन से तो नहीं है, और पैरेलल लाइंस था तो हमने पैरेलल लाइंस के बीच डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, C1 - C2 का मॉड अपॉन में √a² + b², तो उसके अकॉर्डिंग कंपोनेंट निकाल दिया, और फिर आराम से दोनों के बीच डिस्टेंस निकाल दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हम लोग देख लिए, ठीक है ना। अब आगे बढ़े, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की ओर देखो, ठीक है, फिफ्थ की ओर अगर चले तो क्या हो रहा है, पेयर ऑफ परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन, ठीक है, फिर से एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का प्रॉब्लम दिख रहा है। तो क्या बोल रहा है, पेयर ऑफ परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस ड्रॉन थ्रू द ओरिजिन फॉर्म्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद द लाइन दिस, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल सो फॉर्म्ड, ठीक है। तो इस वाले प्रॉब्लम में अगर देखा जाए तो आपको अगर की कंसेप्ट की बात करूं, तो मान लो सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है इसमें, ज्यादा मान लो सिंपल एक की कंसेप्ट एक बोल सकते हो कि अपने पास अगर दो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो उसकी एरिया कैसे लिखते हैं। अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसकी एरिया क्या लिखते हैं जी, अगर मान लो ये ए है और ये बी है, ट्राइंगल की एरिया हमको बस ध्यान देना है कि हाफ ए बी हो जाता है, ठीक है ना। क्या होता है, हाफ ऑफ ए बी। क्लियर है। तो देखो बस बोल रहे हैं कि इतना की कंसेप्ट अगर होगा ध्यान में तो इस प्रॉब्लम को अप्रोच तो किया जा सकता है। बाकी ठीक है, देखते हैं और भी कुछ नए कंसेप्ट जरूरत पड़ेंगे तो उसके हिसाब से चीजों को बनाएंगे, ठीक है ना। पहले इसका थोड़ा डायग्राम सोच लिया जाए, यहाँ पे देख लो। तो बोल रहा है कि एक तुम्हारा ये लाइन है, देख रहे हो, इस लाइन को ड्रॉ अगर किया जाए तो लाइन कैसा बनेगा बताओ, ऐसा बन जाएगा, ठीक है, ऐसा बनेगा। अब क्या बोल रहा है, पेयर ऑफ परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन कहाँ से ड्रॉ करना है, ओरिजिन से। मान लो ये ओरिजिन है, ठीक है ना, यहाँ से पेयर ऑफ परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन दिखा दो, एक लाइन इधर दिखा दिया, एक लाइन इधर दिखा दिया, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ओरिजिन से पेयर ऑफ परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन दिखा दिया, नाम दे दो जहां पे कट कर रहे हैं पी, और ये क्या हो जाएगा, पॉइंट क्यू, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि ये वाली जो ट्राइंगल बन गई ना ओपी क्यू, इसकी ही हमें एरिया बतानी थी, ठीक है। तो अगर ये वाले ट्राइंगल और ये देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो अगर ये मान लो ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री है, ये दोनों क्या हो जाएगा बताओ, 45 होगा बताओ। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल ही था, ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, तो 45 होगा बताना, ठीक है ना। क्लियर है, तो ये दोनों एंगल्स भी आपको पता चल गया। अब अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे रहे हैं, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो उससे फायदा क्या होगा कि ये लाइन का हमें इक्वेशन तो पता ही है, 2x + 3y = 6, ये वाली लाइन का इक्वेशन पता ही है। ये पॉइंट क्या है अपना बताओ, ओरिजिन है, तो इसकी कोऑर्डिनेट तो आपको पता ही है ना, 0,0। तो मतलब एक फायदा ये था कि यहाँ पे लाइन पता था, पॉइंट पता था। तो एक की कंसेप्ट में और भी ये रख सकते हो कि अगर मान लो एक पॉइंट पता है और एक लाइन हमारे पास क्या होता है, ax + by + c = 0, और यहाँ पे अगर पॉइंट पता है x1, y1, ठीक है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो कैसे लिखते हैं, तो d = लिखते हैं हम लोग ऐसे, बताओ। इसको यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई का इसमें पुट कर देते हैं, बताना। तो ये क्या हो जाएगा जी, ax1 + by1 + c, और डिनोमिनेटर में क्या होता है, कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम करके फिर रूट लगाते हैं, a² + b² का रूट, ऐसा, ठीक है। तो ये डी हमारा यहाँ से बन जाता है, ठीक है ना। तो बोल रहे कि ये वाली हम लोग इस वाले परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अगर पी नाम दे दें तो ये पी तो हमारा निकल जाए, कैसे निकलेगा देखो। तो पी = सेम इस तरीके से लगाओगे, बताना क्या हो जाएगा, ये 0 + 0, यहाँ पे 2 × 0 3 × 0 0 हो गया, -6, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, √ कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस √ इसके सब में क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यहाँ पे लिख दिया। तो p की वैल्यू कितनी बन रही है अपनी, बताओ। p की वैल्यू बन रही है 6/√13, क्या बन रहा है, p की वैल्यू 6/√13। अब देखो सारा कुछ इसी पे बेस्ड है, ठीक है ना, p पे ही बेस्ड है। तो हमें क्या चाहिए, इस ट्राइंगल की एरिया, ठीक है। अगर मान लो मैंने इस वाले को अगर
इस वाले को नाम दे दिया अगर एक्स, इस साइड की वैल्यू, तो क्या ये भी एक्स तो होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है, बताओ, ये भी तो एक्स ही होगा, ठीक है ना, ये भी एक्स होगा। अब अगर इस एक्स की वैल्यू पी के टर्म में बना दूं तो क्या ट्रायंगल की एरिया नहीं लिख सकते, बताओ, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री ये बेस और ये भी तुम्हारा हाइट हो गया, तो हाफ बेस इंटू हाइट कर देंगे। तो देखते हैं पहले इस एक्स की वैल्यू पी के टर्म में बना तो दो। एक्स की वैल्यू अगर पी के टर्म में बनानी है तो मैं बोलूंगा इस वाले ट्राइंगल पे फोकस करो, यहाँ पे अगर नाम दे दो एम, ठीक है, तो बोलेंगे इन ट्राइंगल ओ एम पी, ठीक है ना, क्या बोल रहे इन ट्राइंगल ओ एम पी। अगर देखा जाए इस ट्राइंगल में तो ये क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर, और फिर ये इसके हिसाब से क्या होगा हाइपोटेनस, तो हम बोल सकते हैं, बताओ, साइन 45, क्या बोल देंगे साइन 45, ये कितना हो जाएगा, पी अपॉन क्या एक्स नहीं हो जाएगा, बताओ। तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थी, एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी कॉसेक 45, मतलब पी रूट टू हो जाएगा, बताओ, ठीक है ना। कितना आ गया एक्स की वैल्यू, पी रूट टू। फिर एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब देखो तो ट्राइंगल, क्या बोल रहे हैं, ट्राइंगल ओपी क्यू, ओपी क्यू की अगर एरिया लिखे तो ये क्या हाफ बेस इंटू हाइट लिख देंगे, बताओ, देखो यहाँ पे बेस और ये हाइट, तो क्या हो जाएगा हाफ एक्स इंटू एक्स, यही नहीं लिखना था, बताओ, तो हाफ एक्स स्क्वायर हो गया। अब एक्स की वैल्यू यहाँ पे तुम्हारी क्या है, पी रूट टू पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, इधर देख लो, हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब एक्स की वैल्यू कितनी थी, बताओ, कर देना यहाँ पे, क्या है, पी रूट टू, तो पी स्क्वायर हो जाएगा, बताओ, और ये टू, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, देखो पी की वैल्यू बताई थी, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, बताओ, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, क्लियर है, बताओ। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। थोड़ा ज्योमेट्री का भी ध्यान देना, ठीक है ना, ऐसा नहीं बस फॉर्मूला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी बहुत बेसिक ज्योमेट्री लग जाएगी, उसको भी ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ा जाए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो फिर से क्या आ रहा है, 2D से प्रॉब्लम है अपना, किससे, सर्कल से प्रॉब्लम, बताओ। तो बोल रहा है कि कॉर्ड की क्या कंडीशन होगी अगर ये वाली कॉर्ड इस वाले सर्कल के सेंटर पे क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है ना। तो बोल रहे इसमें क्या हुआ कि कंसेप्ट क्या लग सकता है, बताओ। तो बेसिक सा चीज है, ज्यादा कुछ तो ध्यान इसमें, बहुत बड़ी कंसेप्ट है नहीं, सिंपल सी कंसेप्ट से प्रॉब्लम अपना है ये। तो बोल रहे इसमें की कंसेप्ट की अगर बात करो तो सिंपल आप ये बोलो तो, अगर एक सर्कल है, ठीक है ना, और क्या हो रहा है, एक कॉर्ड है, तो अगर मान लो यहाँ पे सेंटर से अगर चीजें देख रहे हो तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, ठीक है ना, और यहाँ से ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा और इसको बाइसेक्ट करता है, ठीक है, ये सब बातें ध्यान रखना। यही बेसिक प्रॉपर्टी पे बेस्ड है प्रॉब्लम। तो अगर देखा जाए इस प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, एक सर्कल है अपने पास, ठीक है, एक सर्कल है अपने पास, एक कॉर्ड की बात हो रही है, कॉर्ड की इक्वेशन दे रखी है आपको, ठीक है ना। ये देखो सर्कल का सेंटर क्या है, 0,0 है, बताओ, तो सर्कल की सेंटर बता दो, 0,0, ठीक है, 0,0 यहाँ पे नाम दे दिया, सर्कल के सेंटर का नाम भी दे दो, मान लो कैपिटल ओ दे दिया, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है, इसकी रेडियस कितनी है जी, रेडियस है अपनी ए, ठीक है, रेडियस है ए। अब मान लो अगर हमारे यहाँ पे बोल रहा है कि सेंटर पे जो एंगल है 90 डिग्री, ये वाली एंगल कितनी है, 90 डिग्री, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, और परपेंडिकुलर तो होता ही है ये कॉर्ड वाली प्रॉपर्टी के हिसाब से, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से अगर ये 90 डिग्री यहाँ पे हो रहा है और तुम्हारा ये दोनों साइड इक्वल तो था ही, तो ये क्या हुआ, आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं हो जाएगा, बताओ। तो ये वाली एंगल को 45 बोल सकते हो, बताइए, क्या बोलेंगे, 45, और ये वाली भी एंगल क्या 45 नहीं होगी, बताइए, ठीक है ना, दोनों एंगल क्या होगी, 45 45। अब क्या है, अब हमें ए तो पता ही है, अब पी हमको देखना है, तो पी के बारे में अगर बात करेंगे तो ये वाली पॉइंट पता है, जैसे अभी सिखाया थी थोड़ी देर, बताओ पहले लास्ट वाली प्रॉब्लम में, अगर एक पॉइंट पता हो और एक लाइन पता हो तो उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेने का तरीका तो सिखा ही दिया। तो ये देखो ये लाइन की इक्वेशन पता ही है आपके पास, और ये पॉइंट यहाँ से पता है, तो ये वाली डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, बताओ। तो इस डिस्टेंस को अगर मान लो मैं, वो यहाँ पे पॉइंट का नाम दे दिया एम, ओ एम को लिख सकता हूँ, देखना क्या लिखेंगे जी, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट इसमें यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो 0 यहाँ पे रख दो, 0 हो जाएगा, बताओ। तो क्या होगा, 0 + 0, और फिर -p, नीचे में क्या होगा, कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, बताओ, √ओवर cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ये तो खत्म ही हो गया, 1 ही हो जाएगा, तो मतलब ओ एम इक्वल टू क्या आ गया, बेसिकली पी आ गया अपने पास, ओ एम क्या हो गया, पी। तो अगर ये P आ गया, अब ये आ गया, हमें दोनों में कंडीशन बतानी है, तो कंडीशन बतानी है, देखो तो यहाँ पे साइन 45 लिख सकते हैं, बताओ। तो साइन 45 अगर लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, क्या साइन 45 अपना है, बताओ, P, और ये तुम्हारा अपॉन में ए नहीं होगा, बताओ। तो यहाँ से मैं लिखूं तो ए इक्वल्स टू क्या होगा, बताना, √2p नहीं हो जाएगा, बताओ। तो इसके हिसाब से कौन सी ऑप्शन हो जाएगी, बताओ, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2p स्क्वायर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बताइए, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने देख लिया, ये भी सिंपल बेसिक सा सर्कल का बेसिक कंसेप्ट से ही प्रॉब्लम था। ठीक है, आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो 7 में देखो क्या है, काफी प्रॉब्लम देखो 2D से आया हुआ है, ठीक है ना। 2D इंपॉर्टेंट भी है, 6 से 7 प्रॉब्लम तो अपने मेंस में होते ही है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में फिर से सर्कल से ही डिस्कशन हो रही है। क्या बोल रहा है, नॉर्मल है किसी भी एक कोनिक पे, मतलब सर्कल पे दे रखा है, और वो बाद में बोल रहा है कि ये जो लाइन है ना, बाद में क्या बोल रहा है, एक सर्कल पे टेंजेंट भी है। तो मतलब बेसिकली हमें क्या होगा, अगर एक लाइन नॉर्मल है और एक लाइन टेंजेंट है तो उसके लिए क्या प्रॉपर्टी है वो ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर मान लो, अगर की कंसेप्ट की बात यहाँ पे करो, की कंसेप्ट की बात करो, तो देखो क्या कंसेप्ट आपके पास होनी चाहिए इस प्रॉब्लम के लिए। एक बात तो ये क्लियर होनी चाहिए आपको, जैसे मान लो क्या होगा, अगर यहाँ पे टेंजेंट बना रहे हो किसी भी पॉइंट पे, और उसकी जो परपेंडिकुलर वाली लाइन है वही तो नॉर्मल होता है, बताओ। तो नॉर्मल क्या है, ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो एक कंसेप्ट ये ध्यान रखना है कि नॉर्मल जब भी बनेगा सर्कल पे, तो नॉर्मल क्या होगा, वो हमेशा सेंटर से पास करेगा। ठीक है ना, सेंटर से पास करेगा। दूसरी बात, अगर टेंजेंट है तो टेंजेंट के लिए कंडीशन क्या ध्यान में रखना है आपको, कि अगर किसी टेंजेंट अगर है तो जो हमारा सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा कहाँ तक, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, वो क्या होगा, रेडियस के बराबर होगा। पीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, आर। ये दो कंडीशन अगर ध्यान में है आपको तो ये वाली प्रॉब्लम आप आराम से कर सकते हो। तो ये बोल रही है लाइन इस वाले सर्कल के लिए नॉर्मल है। आप इसमें देखो तो यहाँ पे क्या होगा, सेंटर की कोऑर्डिनेट अगर निकालना आपको आता है तो सेंटर की कोऑर्डिनेट क्या होगा इस वाले सर्कल के लिए, देखो 2,2 है, बताओ 2,2 क्या है, सेंटर है। अभी तो सिखाया ना, बताओ क्या बोले, नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास करेगा। तो अगर ये मान लो सेंटर है तो ये वाली कोऑर्डिनेट क्या इस वाले लाइन पे सेटिस्फाई करेगी, बताओ। तो पहला पहला सिचुएशन तो आपके पास यही आ गया, क्या हो गया, 2a+2b=2। ठीक है ना, तो मैं इससे बोल सकता हूँ a+b=, क्या हो जाएगा जी, 1। a+b क्या हो गया, 1। ठीक है, एक बात तो ये बन गई। अब यही वाली लाइन क्या बोल रहा है, टेंजेंट है इस सर्कल के लिए। तो अगर टेंजेंट है उस सर्कल के लिए तो मैं क्या करूंगा, ऐसे देखो ये टेंजेंट है, बताओ इस पॉइंट पे टच कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, वो क्या हो जाएगा, रेडियस के बराबर। तो रेडियस कितना है जी, 1। ठीक है ना, तो देखो एक और कंडीशन बना दो। तो सेंटर कितना है, 0,0। तो 0,0 से इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो, और वो कितने के बराबर होगा, 1। तो 1 क्या हो जाएगा, 0+0। फिर यहाँ पे -2, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम कर दो, a² + b²। ठीक है ना, ऐसे लिख दिया, बताओ मॉड लगा दिया। अब चीजों को सिंप्लीफाई कर दोगे, स्क्वायरिंग वगैरह कर लोगे तो क्या हो जाएगा, बताओ। a² + b² क्या 4 नहीं आ जाएगा, बताओ। a² + b² = 4, और एक इक्वेशन ये है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो क्या हमारे पास a और b की वैल्यू नहीं आएंगी, बताइए। ठीक है ना, तो इसके हिसाब से क्या बन जाएगा अपना ऑप्शन बी, ए की वैल्यू 1+, देखो ऐसे भी देख सकते हो, कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सिर्फ यही तो करेगा बात, बताओ। बाकी सॉल्व भी कर सकते हो, ए की वैल्यू हम लोग 1 - b ला के यहाँ पे रख दें, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी ठीक है। देखो रहे हो, सिर्फ नॉर्मल और तुम्हारे टेंजेंट के कंडीशन के हिसाब से ही ये प्रॉब्लम आया हुआ है। ठीक है ना, काफी बेसिक प्रॉब्लम है, अच्छा प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चला जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या बोल रहा है, इफ ए लाइन लाइज इन द ऑक्टेंट ओ एक्स वाई जेड एंड इट मेक्स इक्वल एंगल्स विद द एक्सिस। सिंपल है, क्या बोल रहा है, तीनों एक्सिस के साथ अगर इक्वल एंगल बना रहा है, तो इक्वल एंगल बना रहा है तो आपने डायरेक्शन को साइन समझा था। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, उसको एल एम एन से भी डिनोट करते हैं। तो अगर तीनों एंगल इक्वल है तो क्या होगा, L=M=N। तो मतलब की कंसेप्ट हमारे पास क्या होना चाहिए, की कंसेप्ट हमारे पास यही होना चाहिए ना, कि हमारे पास L=M=N एक बात बोल रहा है, और हमारे पास ये पता होनी चाहिए डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का सम क्या होता है जी, 1। ठीक है, ये होता है, बताओ। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखो दोनों चीजों को अप्लाई कर दो, प्रॉब्लम नहीं बन जाएगा, बताओ। तो क्या हो जाएगा, 3L² = 1। तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ±1/√3। ठीक है ना, अब तीनों आपस में इक्वल ही है तो क्या हो जाएगा, बताओ, ऑप्शन बी, सिंपल। ठीक है, क्लियर है। ये काफी बेसिक सा क्वेश्चन है 3D का। ठीक है ना, आपको क्लास 11th में सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ना है, तो डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। क्लास 12 पूरा इसी पे बेस्ड होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ा जाए। देखो 9th में बेसिक है तुम्हारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं है, सिंपल सा ही है। इसमें क्या बोल रहा है, दो रूट्स दे रखे हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो हमें बस इसमें की कंसेप्ट यही होना चाहिए अपना, क्या होना चाहिए हमारे पास, कंसेप्ट यही होनी चाहिए ना। बताइए कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है तो सम ऑफ रूट पता होनी चाहिए। ax² + bx + c = 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
तो सम ऑफ रूट क्या बोलते हैं बताओ, अगर अल्फा प्लस बीटा लिखना होता है तो माइनस बी अपॉन ए लिखते हो बताओ, और प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखना होता है तो क्या हो जाएगा जी, सी अपॉन ए। ठीक है, तो बस इस पे ही बेस्ड है प्रॉब्लम, और तो ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे सम ऑफ रूट, दो रूट्स के बारे में नाम दे दिया x1 x2, तो सम ऑफ रूट्स अगर लिखोगे तो x1 प्लस x2 कितना हो जाएगा बताओ, ये इसके हिसाब से 3 नहीं बन जाएगा बताओ। और फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करोगे तो x1 x2 कितना बन जाएगा, 7 बन जाएगा बताओ। ये दो कंडीशन है, अब इन दोनों कंडीशन के हिसाब से मुझे ये x1 की पावर 4 और x2 की पावर 4 बनानी है। तो क्या करते हैं, पहले हम इसमें चले जाते हैं स्क्वायर वाले पे, तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, देखो छोटे क्लास में ये सब चीजें बार बार करते रहते हो अब, ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या लिखोगे बताओ, क्या x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 2 x1 x2 नहीं लिखेंगे बताइए। ठीक है ना, अब इसकी वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दें तो कितना है बताओ, 9 यहाँ पे रख दो और यहाँ पे क्या हो जाएगा ऐसे 2 into 7, ठीक है ना, तो ये x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर आ जाएगा। अब मुझे लेकिन पावर 4 चाहिए, तो एक बार और कर देंगे, ठीक है ना, एक बार और इस तरीके से क्या बोलोगे बताओ, x1 4 प्लस x2 की पावर 4, तो ये कितना बन जाएगा बताओ, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस 2 x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर लिखोगे बताओ। तो यहाँ पे वैल्यू ये वाली पुट कर दो, वहां पे क्या होगा, x1 x2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो जब वैल्यू पुट करके फाइनली सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए -73। ठीक है, क्लियर है, सिंपल सी है, चीजें कुछ है नहीं, आराम से छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हो 9 10 से। ठीक है, चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी प्रॉब्लम देख ली। ठीक है, देख लो हर टॉपिक से प्रॉब्लम आ रहा है, जितने भी टॉपिक आपने पढ़े सारे टॉपिक से प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, तो अच्छे से सारी चीजों को रिवाइज करते रहो बीच बीच में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अब 10th की ओर आगे बढ़ा जाए। 10th में देखिए क्या है, फिर से देखो सर्कल से क्वेश्चन आ गया 2D से। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट होता है, बात समझ रहे हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काफी इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में। क्या बोल रहा है, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द लाइन, एक लाइन से बोल रहा है कि टेंजेंट्स अगर बनाए जा रहे हैं इस सर्कल पे, तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट किस पॉइंट से पास करेगा, ये है। ठीक है ना, तो मान लो हमारे पास की कंसेप्ट यहाँ पे क्या होनी चाहिए। ठीक है ना, हमारे पास की कंसेप्ट क्या होनी चाहिए, हमेशा डिस्कस करेंगे, थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, सभी को समझ में आएगा। तो की कंसेप्ट में क्या होगा देखो, तो इसमें मेरे हिसाब से आपको इतनी बात ध्यान होनी चाहिए कि अगर मान लो अगर हम लोग यहाँ से टेंजेंट बना रहे हैं किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, देखो ऐसे टेंजेंट बनाया तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे दो जगह पे आ रहा है बताओ, तो उन दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करते हैं तो इसी को तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं बताओ। ये क्या है जी, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट सीसी। ठीक है, अब देखो इसका इक्वेशन अगर लिखना है तो डायरेक्टली आपको बताया था बताओ, टी इक्वल टू 0 नहीं होता बताओ। ठीक है ना, कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट होता है तो टी इक्वल टू S1, लेकिन फिलहाल हमें क्या है, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन लिखनी, तो टी इक्वल टू 0 है। अब देखो हमारे प्रॉब्लम में क्या है, इस प्रॉब्लम में यही तो है बताओ कि वो रहा इस लाइन से, इस लाइन पे क्या हो रहा है, कोई एक पॉइंट लो जिससे अगर हम लोग टेंजेंट बनाएंगे इस सर्कल पे तो क्या होगा, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट किस पॉइंट से पास करेगा। तो मान लो अगर हम लोग इस लाइन को, यहाँ पे जो पॉइंट है इस पॉइंट को जनरलाइज करके दो वेरिएबल में ना रख के हम एक ही वेरिएबल में रख दें तो क्या होगा बताओ, x1 लिख सकते हो देखो, और दूसरे की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी, 3 - x1 लिख सकते हैं बताइए। ठीक है ना, 3 - x1। अब यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन दे ही रखा है, तो t इक्वल टू 0 लगाते हैं तो क्या हो जाएगा बताइए, x इंटू x1 प्लस क्या हो जाएगा, y इंटू 3 - x1, और क्या है जी इस साइड में 9। ठीक है ना, अब बोल रहा है कि ये जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट था वो किस पॉइंट से पास करेगा, तो डायरेक्टली देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा देख लो एक बार, इसको बना दो, x1 दोनों जगह से कॉमन ही ले लो, तो अगर x1 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा बताओ, x माइनस वाई बन जाएगा बताइए। ठीक है, फिर प्लस क्या हो जाएगा जी 3y, और इधर क्या है 9, तो x और y की जगह पे रख दो, तो अगर 3 3 रखते हैं देख लो, तो यहाँ पे क्या होगा 0 हो जाएगा, 9 इक्वल टू 9, तो मतलब ऑप्शन बी तो होगा बताओ, इसी पॉइंट से तो पास करेगा। ठीक है ना, तो ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट वाली कंडीशन भी ध्यान में रखना, कॉर्ड विद गिवन गिवन मिड पॉइंट की भी बातें ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इन चीजों से भी प्रॉब्लम आपके सिलेबस में आ रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर आगे बढ़े, 10 क्वेश्चन हमने कर लिए अच्छे से। इसमें मोस्टली देखा जाए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, आगे देखो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बताओ, ए के बारे में पता है, बी के बारे में कोऑर्डिनेट दे रखा है, सी कोऑर्डिनेट दे रखा है, ये क्या बोल रहा है, वर्टिसेस है राइट एंगल ट्राइंगल का। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल देख लो। अब बोलोगे इसमें की कंसेप्ट क्या है, तो की कंसेप्ट इसमें यही तो रखना चाहिए, हमें बताओ की कंसेप्ट क्या रखना चाहिए कि अगर दो परपेंडिकुलर लाइन होगा, क्या बोल रहा हूँ, दो परपेंडिकुलर लाइन अगर है तो उसका स्लोप क्या होता है जी, अगर मान लो एक का स्लोप m1 बोल रहे हैं दूसरे का m2, तो m1 m2 क्या होता है, उसका प्रोडक्ट -1 नहीं होता बताओ। तो यहाँ पे देख ही रहा है, दो तुम्हारा लाइन बनेगा उसके बीच का 90 डिग्री हो ही रहा है, परपेंडिकुलर तो है ही, तो हम लोग ये बोल रहे हैं यही तो बेसिक लगना चाहिए बताओ,
इसके अलावा और क्या, थोड़े बहुत ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला वगैरह अप्लाई करनी पड़ेगी। देखिए, एक ट्रायंगल बनाइए पहले। ये वाली पॉइंट यहाँ पे क्या ओ है बताओ, इसको ए दे दिया नाम, ये बी है अपना, इसकी कोऑर्डिनेट आपको पता ही है, ठीक है ना। ए, या तो इसके हिसाब से चलो, तो इस वाले में क्या इसकी नाम दे रखी है, ठीक है कोई नहीं। इस वाले पॉइंट का नाम क्या है ए, इस वाले पॉइंट का नाम क्या रख दो बी, यहाँ पे रखी दी है तो इसको सी कर दो, ठीक है। ए बी सी, कोऑर्डिनेट तो आपको पता ही है। अब देख लो इन दोनों के बीच क्या है, 90 डिग्री बन रहा है बताओ, तो स्लोप इसका ए बी और ए सी का क्या होगा बताओ। स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ ए सी, इसका प्रोडक्ट क्या लिखोगे जी, -1, ठीक है ना। तो स्लोप ऑफ ए बी जब लिखने जा रहे हैं, देखो सिंपल नहीं है बताओ, ए बी की स्लोप लिखनी है तो क्या होगा, सिंपल सा साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा लिखेंगे बताइए, ठीक है ना। और अगर स्लोप ऑफ ए सी लिखनी है तो मुझे क्या लिखनी पड़ेगी बताओ, साइन बीटा, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा जी, कॉस बीटा, और इक्वल टू कितना है, -1, ठीक है। अब देखो ये वाले टर्म को अगर इधर ले गए तो माइनस में आएगा, फिर इसको सारे को एक ही तरफ ले आओ तो क्या हो जाएगा बताओ। तो सारे को एक ही तरफ ले आओगे तो ये क्या कॉस अल्फा माइनस बीटा नहीं बन जाएगा बताओ। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा 0 हो रहा है, देखो क्या ये ऑप्शन में है, नहीं है। देखिए सारे एंगल हाफ में है, तो हाफ एंगल्स वाले कंसेप्ट भी होने चाहिए। मतलब हमारे की कंसेप्ट में एक बात ये भी होनी चाहिए, अगर मान लो कॉस 2 थीटा है तो कॉस 2 थीटा को क्या लिखते थे बताओ, 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 नहीं लिखते थे बताओ। मतलब जो भी एंगल यहाँ पे होगा उसको हाफ एंगल में कन्वर्ट कर देगा। तो इस वाले में हमारा देखो यही तो एंगल है बताओ, इसका हाफ कर देंगे और उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है ना, -1 इक्वल टू 0। तो इससे देखो ये तो आ जाएगा ऑप्शन बी, क्लियर है। देखो तो क्या हो रहा है, थोड़ा सा स्लोप वाली कंसेप्ट आ गई और थोड़ा सा हाफ एंगल वाली, तो चीजें लिंक कैसे हो रही है। देखो ट्रिग्नोमेट्री डायरेक्टली तो नहीं आता है, कम ही आएगा, जो भी आएगा तो लिंक करके ही आता है। तो ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम में लिंक होके मिलेंगे आपको प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर आगे बढ़ा जाए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, फिर से बायनोमियल थ्योरम से एक प्रॉब्लम और दिख रहा है, पहले हमने स्टार्टिंग में बायनोमियल थ्योरम से ही देखा था। तो बोल रहा है ये बायनोमियल कोएफिशिएंट्स दे रखा है, क्या बोल रहा है, एपी में 3 चीजें, तो एन क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसमें भी देखो की कंसेप्ट की बातें कर लेते हैं, ठीक है ना। की कंसेप्ट क्या होगा हमारा, तो की कंसेप्ट यही होगा ना बताओ, अगर 3 नंबर एपी में है, ए बी सी अगर एपी में होता है तो क्या लिखते हो जी बताओ, बीच वाले का ट्वाइस, क्या बोलते हैं, बीच वाले का ट्वाइस, और आजू बाजू का सम ही तो करते हो बताओ, ए प्लस सी, ठीक है ना। अब यही 3 नंबर अगर तुम्हारा क्या हो जीपी में होगा तो क्या करते हैं बताइए, ठीक है। हो सकता है और भी प्रॉब्लम में ऐसा दिखे इन चीजों का अप्लीकेशन, तो इसलिए ध्यान रखो ये चीजें बार बार तो आती है, बताओ बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। अब अगर यही 3 चीजें तुम्हारा क्या हो जाए जी, एचपी में हो जाए, ठीक है ना, एचपी में, तो क्या लिखते हो बताओ, बी इक्वल टू क्या होता है, 2ac अपॉन ए प्लस सी, ठीक है ना। इन चीजों को ध्यान में रखा करो, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम के लिए हमारे पास की कंसेप्ट यही होनी चाहिए, ठीक है ना। बाकी बेसिक ऑफ एनसीआर तो रहेगा ही रहेगा। तो देखो ये 3 चीजें एपी में है तो बीच वाले का ट्वाइस कर देते हैं, 2nc5 लिखेंगे बताओ, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, nc4 प्लस nc6, ठीक है ना, क्लियर है। अब क्या करो, एनसीआर के कॉन्सेप्ट से इसको ओपन कर दो, एनसीआर के कॉन्सेप्ट से ओपन कर दो तो क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल हो जाएगा बताओ, और नीचे में क्या हो जाएगा जी, n-5 का फैक्टोरियल, ठीक है ना। और फिर ये क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल, और इसके आगे राइट साइड चलो, ये क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल, और फिर n-4 का फैक्टोरियल, और ये फिर 4 फैक्टोरियल, और फिर आगे बढ़िए n फैक्टोरियल, नीचे में क्या हो जाएगा, n-6 का फैक्टोरियल, ठीक है ना। और फिर ये क्या हो जाएगा, 6 का फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ से सॉल्व करनी चीजें, जब सॉल्व करने की बात करोगे तो देखो, तो पहले तो इसको हटाओ, इतना गंदा इक्वेशन तो सॉल्व कर नहीं पाओगे। और बोलोगे प्रॉपर्टी इसमें नहीं लगेगा क्या, कहाँ प्रॉपर्टी लगता है बताओ, एनसीआर की कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रहा था, तभी तो मुझे ये क्या करना पड़ा, इसको ओपन करना पड़ा। ये एन फैक्टोरियल को पहले हटा दो, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करने के लिए सही तरीका क्या होना चाहिए, तो सही तरीका ये होना चाहिए, देख लो नीचे में जो एन वाले में है सबसे छोटा कौन है, तो बाकी चीजों को उसके टर्म में कन्वर्ट कर दो। n-6 छोटा है बताओ, n-5 को लिख देंगे n-5 इंटू n-6 का फैक्टोरियल, इसको लिख देंगे n-4 इंटू n-5 n-6 का फैक्टोरियल, दोनों तरफ से कॉमन लेके काट देंगे। नंबर में भी देख लो 5 4 और 6 है, तो क्या हो रहा है, ये वाली चीज 5 है तो इसको 4 के टर्म में बना दो, 5 इंटू 4 हो जाएगा, ये तो 4 है ही, इसको 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बना दो, दोनों तरफ से कैंसिल आउट कर दो, 4 फैक्टोरियल खत्म हो जाएगा, चीजें सॉल्व हो जाएंगी बताओ, आराम सिंपल सा इक्वेशन बनेगा। तो देखोगे कि एन की वैल्यू 14 पे अपना ये आंसर बन जा रहा है, ठीक है ना, क्लियर सभी को।
समझ में आ रहा है? तो ये भी क्वेश्चन अच्छा था बायनोमियल थ्योरम का, और ये एपी वाले प्रॉब्लम तो हमेशा आते हैं। कोफिशिएंट से प्रॉब्लम रेशियो में कभी दे देगा, कभी एपी में दे देगा। इन टॉपिक से प्रॉब्लम तो आते ही आते हैं, ठीक है ना, रिलेट करके। चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है देखो। तो क्या बोल रहा है, फिर से एपी से प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है आपको। एपी जीपी दोनों लगता है मिक्स है, ठीक है। तो बोल रहा है कि सेकंड फिफ्थ और नाइन्थ टर्म दे रखा है नॉन कांस्टेंट एपी का जीपी में होगा। तो ठीक है, मान लो अगर एक एपी है तो एपी का फर्स्ट टर्म ए बोल दे रहे हैं, कॉमन डिफरेंस डी बोल दोगे तुरंत से, ठीक है ना। तो सेकंड टर्म क्या लिखते थे बताओ, सेकंड टर्म ये नहीं लिखोगे कि ये ए प्लस डी हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ टर्म क्या लिखोगे जी, फिफ्थ टर्म ए प्लस फोर डी होगा, बताओ ए प्लस फोर डी हो जाएगा। और फिर क्या, नाइन्थ टर्म, तो नाइन्थ टर्म क्या लिखते थे, नाइन्थ टर्म लिखोगे बताओ ए प्लस एट डी, ठीक है, सारे टर्म लिख दिया। अब बोल रही जो नॉन कांस्टेंट टर्म है एपी का वो क्या है, जीपी में है। तो जीपी में है तो क्या होगा बताओ, जीपी में है तो हम यही तो कंडीशन लगा सकते हैं, अभी तो थोड़ी देर पहले बताया, बताओ लास्ट वाले प्रॉब्लम में अगर तीन नंबर जीपी में है, ए बी सी क्या है जी जीपी में, तो बीच वाले का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट साइड वाले का, ऐसे लिखते हो बताओ। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऐसे सॉल्व करूंगा, अगर जीपी में है ये तीन चीजें, ए प्लस फोर डी, बीच में तो ये नंबर आ रहा है बताओ, इसका स्क्वायर क्या होगा जी, ए प्लस डी इंटू क्या हो जाएगा, ए प्लस एट डी, ठीक है ना, ए प्लस एट डी। अब इसको सॉल्व कर दो, तो सॉल्व करोगे तो ए और डी में कुछ ना कुछ रिलेशन आएगा। ए और डी में देखो, तो ए और डी में ही तो इक्वेशन है बताओ, ए और डी में रिलेशन आ जाएगा। इसको जब सिंप्लीफाई करके जब यहाँ पे रख दोगे, हमें क्या बताना है, कॉमन रेशियो जीपी का। तो कॉमन रेशियो जीपी का कैसे लिखते हो बताओ, ऐसे तो लिखते हो आर इक्वल्स टू एट नेक्स्ट टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म, ऐसे बोलते हो बताओ। तो मान लो हम यहाँ पे अगर बोले ये तुम्हारे टर्म्स जीपी में था, तो क्या ऐसे तो लिखोगे, कॉमन रेशियो इक्वल्स टू ए प्लस फोर डी डिवाइडेड बाई ए प्लस डी, कुछ भी लिख दो, ठीक है। ये भी तो लिख सकते हो दिस अपॉन दिस, ठीक है ना। अब यहाँ पे ए और डी में जो रिलेशन आया इसको पुट करोगे तो क्या होगा, एक एक रेशियो के टर्म में आ जाएगा, चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फाइनली जब सॉल्व करके देखोगे तो हमारा आंसर कहाँ पहुंच जाएगा, ए ऑप्शन पे, 4/3, ठीक है, क्लियर है। तो देखो ये भी प्रॉब्लम अच्छा है, एपी जीपी मिक्स करके ही प्रॉब्लम हमेशा देखने को मिला है, ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़ा जाए, देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखा जाए, इफ द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट दिस, तो दो टेंजेंट के बीच अगर एंगल की बात की जाए तो कितना है जी, पाई/2, ठीक है ना। और ये पाराबोला दे रखा है, स्टैंडर्ड पाराबोला ही है अपना, ठीक है। पॉइंट क्या था, λ,1। अच्छा देखो इसमें अगर की कंसेप्ट की बात आप करते थे, जब की कंसेप्ट की बात कर रहे हो तो इसमें क्या कंसेप्ट आपके पास होनी चाहिए, देखिए तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ा था, क्या प्रॉपर्टी पढ़ा था जी, अगर मान लो एक पाराबोला है, एक पाराबोला आपको ऐसे बना रखे वाई स्क्वायर इक्वल्स टू फोर एक्स का, ठीक है ना, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू फोर एक्स का। तो बोले थे कि अगर मान लो अगर दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स है, दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स है, तो वो क्या होता था, जाके डायरेक्ट्रिक्स पे मिलता था, बताओ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे आएगा, डायरेक्ट्रिक्स पे ही तो आता था बताओ। तो अगर इसके हिसाब से अगर देखा जाए डायरेक्ट्रिक्स पे अगर आएगा तो इसका डायरेक्ट्रिक्स होगा कितना बताओ, ये भी तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16x, मतलब वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 into 4, और फिर ये एक्स है बताओ, ए की वैल्यू तो कितनी है बताओ, 4 है, तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स कितनी हो जाएगी, एक्स इक्वल टू माइनस ए लिखते हो बताओ, तो एक्स इक्वल टू -4, इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई। अब यही डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, ये तो तुम्हारा इस लाइन पे लाई करेगा ना बताओ, तो इसकी एक्स की कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट की एक्स की कोऑर्डिनेट तो सेम ही हो जाएगी, तो लेमडा ही तो मिल गया आपको, बताओ क्या मिल जाएगा बताना, -4 नहीं हो जाएगा, सिंपल सा देखो प्रॉपर्टी लग गया, ठीक है ना, क्लियर है, क्लियर है, इतनी बातें। चलिए पैराबोला से भी प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। देखो फंक्शन से एक प्रॉब्लम और देख रहे हैं, डोमेन का, ठीक है ना, डोमेन काफी इंपॉर्टेंट है, डोमेन रेंज से प्रॉब्लम हमेशा एग्जाम में देखने को मिला है। तो देखो इसके लिए की कंसेप्ट अपने पास यही होनी चाहिए, अगर मान लो ऐसा प्रॉब्लम है जब भी आप बोलोगे कि यार कंसेप्ट होगा तो जिससे बन जाए, तो की कंसेप्ट आपके पास ये तो होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए कि जब भी मान लो रूट ओवर एफ एक्स होगा तो इसकी डोमेन क्या होगी बताओ, डोमेन का मतलब एक्स की किस वैल्यू के लिए डिफाइंड है, तो यहाँ पे एफ एक्स को आप यही ना बोलोगे बताओ, पॉजिटिव हो जाए या तो जीरो हो जाए, तो एक्स के हर वैल्यू के लिए डिफाइंड हो जाएगा बताओ। तो एक ये कंसेप्ट ध्यान में रखना पड़ेगा। अच्छा और क्या होगा जी, तो बोलता है मॉड वाले तो इनइक्वलिटी का भी तो यहाँ पे यूज हो रहा है, मॉड ऑफ एक्स अगर मान लो लेस देन इक्वल टू ए होगा, तो इसके लिए क्या लिखते थे बताओ, एक्स की वैल्यू माइनस ए से लेके क्या होगा, ए के बीच होगा बताओ। और अगर मॉड एक्स की इनइक्वलिटी ग्रेटर देन ए हो रहा था, ठीक है ना, तो इसके लिए क्या लिखते थे हम लोग बताओ, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए और एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस ए, ठीक है ना, क्या क्लियर है, इतनी बताओ। ये कंसेप्ट अगर होंगे तो ये प्रॉब्लम पे हम लोग आराम से अप्रोच कर सकते हैं।
तो देखो यहाँ पे अगर डोमेन की बात करनी है तो इधर से एक्स और इधर दोनों से एक्स की वैल्यू देखनी पड़ेगी, बताओ। दोनों का देख लेंगे क्या होगा इंटरसेक्शन पॉइंट। तो पहले वाले के हिसाब से देखा जाए तो क्या होगा, 2 - मॉड एक्स क्या हो जाएगा कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 नहीं आ जाएगा, बताओ। मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 2 आएगा, माइनस उधर जाएगा, दोनों साइड कैंसिल आउट करोगे, इनइक्वलिटी की साइन चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 2, तो देखो ये बताया तो बताओ, तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी, बताओ। -2 से 2 के बीच ही तो लाई करेगी, देखो। ठीक है ना, तो ये एक्स के बारे में इससे पता चल गया। अब दूसरे वाले के हिसाब से क्या होगा, बताओ। दूसरे वाले के हिसाब से, इस वाले के हिसाब से 1 + मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो मॉड है तो क्या मतलब, वो ऑलवेज पॉजिटिव ही तो होगा, एब्सोल्यूट फंक्शन ही तो है, बताओ। तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, और 1 में ऐड करेंगे तो क्या होगा, 0 भी नहीं होगा, ठीक है ना, 0 भी नहीं होगा। और ये मतलब हमेशा ट्रू तो है, बताओ। एक्स के हर रियल वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है, बताओ। तो इसकी डोमेन क्या होगी, एक्स की सारी रियल वैल्यू, लेकिन इसकी -2 से 2 आ गई, तो दोनों का इंटरसेक्शन ही तो देखेंगे, बताओ। मतलब आंसर क्या होना चाहिए था, -2 से 2। देखो ऐसा कहीं है, नहीं है, ठीक है ना, कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो क्या बोल पाएंगे हम लोग, ऑप्शन डी सही होगा, नन ऑफ दीज। क्लियर है। तो देखो डोमेन से अच्छी प्रॉब्लम आए, ठीक है ना, डोमेन से अच्छा प्रॉब्लम आया, फंक्शन से दो प्रॉब्लम थी, दोनों ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये क्या बोल रहा है, ये पॉइंट्स दे रखा है, 3 पॉइंट। मान लो ये पॉइंट पी हो गया, ठीक है ना, ये पॉइंट क्यू नाम दे दिया, इसको इसको नाम दे दिया आर। बोल रहा है ये पी क्यू आर क्या है, कोलिनियर है। तो अगर देख लो, अगर मान लो 3D में, अगर मान लो 3 पॉइंट्स दे रखा है, की कंसेप्ट की बात कर रहे हैं इसमें हम लोग, क्या की कंसेप्ट होनी चाहिए, ठीक है ना। तो बोल रहे हैं की कंसेप्ट में हमारा अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है, ए बी सी, तो इसकी डायरेक्शन रेशियो हम लोग ऐसे देखते हैं, बोलो बताओ क्या बोलेंगे। जो इसकी डायरेक्शन रेशियो होगी और इसकी डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल ही तो होगा, बताओ। क्या बोल रहे हैं, डायरेक्शन रेशियो ए बी प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल मतलब सेम रेशियो में होगा, बताओ। प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी, यही तो कंसेप्ट होगा, बताओ। और अगर 2 पॉइंट दे रखा है हमारे पास, पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो इसकी डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं जी, बताओ। अगर मान लो ये x1 y1 और z1 होता है, और दूसरे की कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2 z2, डायरेक्शन रेशियो क्या है इसका, ऐसे ही लिखते हैं, बताओ। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, डायरेक्शन रेशियो ए बी की कैसे लिखते हैं, या कुछ इस तरीके से लिखते हैं, बताओ। मतलब वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं, x2 - x1 कॉमा y2 - y1 और कॉमा z2 - z1, ठीक है ना। ये है अपना 2 पॉइंट का अगर दे रखा है तो डायरेक्शन रेशियो। क्लियर है, ठीक है। तो देखो इस वाली प्रॉब्लम में इतना ही कंसेप्ट से तो ये प्रॉब्लम बन जाएगा, बताओ। यहाँ पे दे रखा है 3 पॉइंट, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन रेशियो ऑफ क्यू आर बोल देंगे, बताओ। तो डायरेक्ट में लिख देता हूँ। तो देखो ये क्या ऐसे नहीं लिखोगे, 6 - 5, फिर क्या हो जाएगा जी, -1 -2, और फिर क्या हो जाएगा, आगे बढ़िए। सॉरी 1 मिनट, इसको देख लो थोड़ा सा, यहाँ पे सही कर लो। क्या बोल रहे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू हम लोग क्या बोल रहे थे, 6 - 5 हो गया, ठीक है ना। अब देखो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ से क्या होगी, बताओ। इसके रिस्पेक्ट में क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों प्रोपोर्शनल ही तो होगा, बताओ। तो उसकी एक्स और इसकी एक्स कितनी हो जाएगी, 8 - 6 लिखोगे, बताओ। इसकी वाई कितनी हो जाएगी जी, -1 -2 होगा, बताओ। अब इस वाले की हो जाएगी -7 और प्लस का 1, ठीक है। और फिर देखो जेड के बारे में बात कर लो, तो 2 - 4 होगा, बताओ। 2 - 4, और इसके लिए क्या हो जाएगा, k - 2। अब इसको सॉल्व करते हैं अगर आप, तो क्या मिल जाएगा, k की वैल्यू -2, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, क्लियर है सभी को, समझ में आ रहा है। तो ध्यान देना, अगर दो लाइन, अगर लाइन क्या 3 पॉइंट कोलिनियर, डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होगा, रेशियो सेम होगा, एक्स की रेशियो वाई और जेड की रेशियो सेम होगी, बस इक्वेट कर दो, सिंपल सा प्रॉब्लम है, आते रहता है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। देखो ये भी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, अपना सीरीज से अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, इस सीरीज की वैल्यू जो इन्फिनिटी तक अगर जा रहा है तो क्या होगा, इतनी दे रखी है। तो हमें इस वाले सीरीज की वैल्यू जो इन्फिनिटी तक जा रही होगी, तो क्या आंसर होगा, ठीक है। तो देखो ये वाली सीरीज क्या, ध्यान से अगर देख रहे हो, इसमें देख रहे हो छिपा हुआ नहीं है, बताओ। यही तो ऑड वाले है ना, तो यहाँ पे ऐसे आगे ऑड वाले, इवन वाले को छोड़ के यही तो बन रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इसके अंदर में ही तो इन्वॉल्वमेंट है, बताओ। तो अगर इसके अंदर में ही हमारा सीरीज छिपा हुआ है, तो इसमें अब क्या करें, इवन वाले को अलग कर ले। तो अगर इवन वाले को अलग कर लोगे, देखो कुछ ऐसा बनेगा, 1/3 की पावर 4, और फिर प्लस 1/5 की पावर 4, ठीक है।
डॉट 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 क्या हो जा रहा है जी, इन्फिनिटी तक चला जा रहा है, ठीक है ना, डॉट 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 इन्फिनिटी तक चला जा रहा है, बताओ। ठीक है। अब इसके बाद जो बच रहा है अपना इवन वाला सीरीज है, तो उसमें से अगर मैं 2 की पावर 4 कॉमन निकालता हूँ, ठीक है ना, सारे इवन वाले मल्टीपल 2 की पावर 4 कॉमन निकाल दिया, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बताओ, 1/1 की पावर 4 लिख सकते हैं। नेक्स्ट वाले में से 1/2 की पावर 4 लिख सकते हैं, बताओ, सारे इवन में से 2 की पावर 4 कॉमन निकाला हूँ, तो 4 में से 2 कॉमन निकला, 6 में से 2 कॉमन निकला, देखो तो ऐसे ही बनेगा, फिर क्या आएगा, 3 की पावर 4 डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी नहीं चला जाएगा, बताओ, ऐसे ही चलेगा। और इक्वल टू जो दे रखा है सो दे रखा है 5 की पावर 4, नीचे में 90, ठीक है ना। अब देखिए मुझे यही तो रिक्वायर्ड सीरीज है, इतना बड़ा लिखना बार बार पॉसिबल नहीं है, इसको एक्स क्यों नहीं बोल देते आप, एक्स बोल दो, ठीक है ना। तो हमें एक्स की वैल्यू ही निकालनी, बेसिकली हम समझ जाएंगे। तो देखो ये जो ये सीरीज है, इसकी वैल्यू तो आपको पता ही है कितना है, 5/4 90, तो यहाँ पे तो रख सकते हैं ना वैल्यू, देखो यही तो सेम तो घूम के आ गया, तो ये क्या हो जाएगा जी, प्लस, और इसको उधर ही ले जाओ, उधर ले जाओगे तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉमन ले आएंगे, 5/4/90 क्या हो जाएगा, कॉमन, तो अंदर में क्या बन जाएगा, 1 - 1/2 की पावर 4, ठीक है ना। तो ये कितना बन जाएगा, 15/16 बन जाएगा, बताओ क्या बन जाएगा जी, 15/16, और ये क्या है, 5 की पावर 4, नीचे में क्या है, 90, ठीक है। इसको कैंसिल आउट कर दोगे इससे, तो क्या बन जाएगा जी, 5/4/96, जो सिंपल सा क्वेश्चन था, सीरीज का अच्छा दिमाग लगा था, एक ही सीरीज में दोनों सीरीज को छिपा के रखा था, तो हमने चीजों को अरेंज कर लिया, ऑड वाले को एक तरफ, इवन वाले को एक तरफ, तो बोले ये ऑड वाला ही तुम्हें चाहिए, तो उसको एक्स नाम दे दिया, इवन वाले में से कॉमन निकाल दिया, फिर घूम फिर के वो यूज कर लिया, ठीक है, क्लियर इतनी बातें, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, तो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम में फिर से क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑन विच परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन मेक 30 डिग्री विथ एंगल विद द एक्स एक्सिस एंड विच फॉर्म ए ट्राइंगल ऑफ एरिया कितना है, 50/√3 विथ एक्सिस, ठीक है। एक लाइन की हमें बतानी है इक्वेशन, ठीक है ना, क्लियर है। अब देखो इसमें की कंसेप्ट की बात अगर करोगे, एक की कंसेप्ट की बात अगर कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे हमें ये तो ध्यान होना ही चाहिए कि मान लो नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन क्या होगा, नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन, नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन, तो इसमें हमने देखा था क्या, बताओ, ऐसा देखा था कि अगर हमारा लाइन जो है ऐसा है, और ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर ये पी पता है, और ये वाली एंगल अगर अल्फा पता है, तो हम क्या इसका इक्वेशन ऐसे लिख पाते थे, बताओ, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, यही तो लिखते थे, बताओ। तो ये कंसेप्ट हमें, मेरे हिसाब से आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, बाकी आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो, एंगल वगैरह ढूंढ लो उसके हिसाब से, लेकिन इस वाले कंसेप्ट से थोड़ा इजी हो जाएगा। ये प्रॉब्लम देखो इसी वाले फॉर्म के अराउंड घूम रहा है, तो देखो, तो एक लाइन की हमें इक्वेशन देखनी है, तो कोई लाइन को ड्रॉ कर दिया, अब बोल रहा है देखो ये वाली चीज, दो सिचुएशन दे ही रखा ना, ओरिजिन से जो तुम्हारा परपेंडिकुलर होगा, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है, ये तुम्हारा क्या कर रहा है, 30 डिग्री बना रहा है, इस वाले एंगल की बात बोल रही है, 30 डिग्री, तो अगर ये 30 है तो ये आप 60 बोलने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा आपको, ठीक है ना, 60 डिग्री इसको बोल ही सकते हो, ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस 90 डिग्री पे कट करता है। इस वाले पॉइंट का नाम अगर हम ए दे दें अपने हिसाब से, तो इसकी कोऑर्डिनेट को लिखना हमें आता है a,0, क्योंकि ये वाले हम इसको मान लिए ए, इस इंटरसेप्ट को ए नाम दे दिया, इस इंटरसेप्ट को अगर बी नाम यहाँ पे नाम दे दिया बी, स्मॉल बी, तो इस वाले पॉइंट की कोऑर्डिनेट लिखोगे, बताओ, 0, बी, ठीक है। तो हमें बताना है क्या, ये हमें बताना है इस लाइन की इक्वेशन, इस लाइन की, और ये वाला जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की एरिया कितना दे रखा है जी, 50/√3, ठीक है। इसको क्यों नाम दे दे पी, इस वाले को क्या नाम दे दे पी, ठीक है ना। अब देखो ये 30 डिग्री 60 डिग्री, तो इस वाले ट्राइंगल में एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा दो, और इस वाले ट्राइंगल में एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा दोगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो ए और बी है वो पी के टर्म में आ जाएगा, ठीक है ना, ए और बी क्या होगा, पी के टर्म में आ जाएगा। अब एरिया दे ही रखा है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल लगा देंगे हाफ ए बी, तो वहां से पी की वैल्यू आ जाएगी, पी की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि अल्फा हमारे पास क्या है, 30 डिग्री, क्लियर है। तो देख लीजिए एक बार इस ट्राइंगल में देखो लगा दो, तो इस ट्राइंगल में अगर लगाते हो, ए की वैल्यू यहाँ से अगर लिखा जाए, देखो तो क्या लगाते हैं, कॉस थीटा लगा दे, बताओ, तो cos 30 लिख दो एक बार, तो cos 30 क्या लिखोगे, बताओ, cos 30 लिखेंगे, बताइए, a/p लिख देंगे, ठीक है ना, cos 30 लिख दीजिए जी, cos 30 क्या हो जाएगा, cos 30 इस वाले में लिखो, तो cos 30 की वैल्यू लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, देखो ये 90 डिग्री है, बताओ, ठीक है ना, और ये 30 डिग्री, जिसके सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस नहीं दिख रहा, बताओ, ये हाइपोटेनस दिख रहा है, और ये तुम्हारा क्या बेस, तो इसके हिसाब से अगर लिखा जाए तो ये क्या होगा, P/A होगा, बताओ, P/A, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी जी, P/cos 30, तो cos 30 की वैल्यू जब पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा जी, 2P/√3,
ठीक है ना, ये हो गया cos 30 से। अब इस वाले ट्राइंगल में अगर लगा देते हो cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, तो सेम यहाँ से भी ऐसे लिखोगे, बताओ P अपॉन बी लिख देंगे, बताइए P अपॉन बी, तो इससे क्या आ जाएगा अपना B इक्वल टू क्या 2P नहीं आ जाएगा, बताओ B इक्वल टू 2P आ जाएगा। ए और बी यही बोले थे, आपको पता चल गया। अब देखो तो इस ट्राइंगल की एरिया क्या, ट्राइंगल की एरिया अब हाफ ए बी नहीं लिखेंगे, बताइए ट्राइंगल की एरिया क्या होगी, हाफ ए बी। ठीक है, ए और बी की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो ये क्या बन जाएगा 1/2। ठीक है, फिर क्या होगा 2P² हो जाएगा, बताओ। और एक 2 तुम्हारा यहाँ पे जो है इसको कैंसिल आउट कर दो इस वाले से, और ये क्या हो जाएगा √3। और यही वाली एरिया कितने के बराबर दे रखा है, 50/√3। क्या है जी, 50/√3। ठीक है ना, तो √3 से √3 कैंसिल आउट कर दो, तो P की वैल्यू क्या हो गई, +-5। ठीक है ना, P की वैल्यू क्या हो गई, +-5। अब देखो अगर नॉर्मल फॉर्म पे लाइन लगाते हो, तो इक्वेशन में यहाँ पे P की जगह पे क्या होगा, +-5। ठीक है, +-5, अल्फा कितना है जी 30 डिग्री, तो 30 डिग्री अगर लिखोगे तो क्या होगा 1/2 इसमें आएगा, बताओ √3/2 आ जाएगा, cos 30 डिग्री क्या होगा √3/2 x, और ये क्या हो जाएगा 1/2 y। ठीक है ना, और ये क्या हो रहा है प्लस माइनस का 5। जब पुट कर दिया तो देखो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है, बताओ। तो यही ऑप्शन तो मैच कर रहा है, बताओ ऑप्शन बी। ठीक है ना, तो अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना, ये भी ज्योमेट्री से अच्छी प्रॉब्लम आके रखा है। आगे बढ़ा जाए, ठीक है, देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर आगे चलते हैं। तो 79, ठीक है, देखो 79। अब देखो आप परमुटेशन से प्रॉब्लम, उस समय से देखो बायनोमियल थ्योरम ज्योमेट्री सबसे प्रॉब्लम था, लेकिन परमुटेशन से नहीं था। अब देखो परमुटेशन से प्रॉब्लम आ रखा है। तो बोल रहा है इन हाउ मेनी वेज 4 men and 3 women may sit around a round table if all the women are together। ठीक है ना, तो देखो इस वाले में की कंसेप्ट अगर आप देखेंगे तो की कंसेप्ट आपको सर्कुलर परमुटेशन का तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा। सर्कुलर परमुटेशन में क्या बोलता है, अगर एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है तो एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट क्या होता है जी, n-1 तरीके से कर सकते हो, बताओ। और अगर यही इसी में हम लोग क्या बोलते हैं, वो गार्लैंड और बीड वाले प्रॉब्लम होते तो n-1 अपॉन 2 वेज होंगे, ठीक है, अरेंजमेंट का, ठीक है। तो देखो इस वाले में अपने पास क्या बोल रहा है कि अगर 4 men है और 3 women है, ठीक है ना। अब देखो ओमेन एक साथ होने चाहिए, तो कंडीशन किस पे है, बताओ। कंडीशन ओमेन के साथ हो, जिसपे जो कंडीशन नहीं लगा हुआ है तो उसको पहले अरेंज कर लो, उसको अरेंज कर लेते हैं। देखो तो 4 men है ना, ऐसे 4 men है, M1, M2, M3, M4, ठीक है, 4 men हो गए, बताओ। अब इन चारों को इस सर्कुलर टेबल पे अरेंज करने का तरीका अभी तो सिखाया, बताओ। क्या हो जाएगा 4-1 फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा 4-1 फैक्टोरियल। ठीक है, इसकी अरेंजमेंट हो गई, बताओ। अब सारे ओमेन क्या होने चाहिए, टुगेदर नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो कितने हैं हमारे पास, 3 है, बताओ। तो मान लो एक को यहाँ पे बिठा दिया, ठीक है ना, एक को यहाँ पे बिठा दिया, एक को यहाँ पे कहीं भी, ठीक है, मतलब देखो 4 प्लेसेस है, इन 4 प्लेसेस में हम क्या बोल रहे हैं, किसी भी 3 जगह पे बिठा सकते हो, बताओ। तो मुझे 4 में से 3 क्या करने पड़ेंगे, सिलेक्ट करने पड़ेंगे, बताओ 4C3, ठीक है ना, 4C3। अब ये देखो जैसे मान लो इन तीनों ओमेन को मैंने तो यहीं पे साथ में एक बॉक्स में पैक कर दिया था, ऐसे मान लो क्या है जी, W1 W2 एक साथ रख दिया तभी तो टुगेदर होंगे, बताओ। तो W1 W2 W3, लेकिन इनका आपस में भी तो अरेंजमेंट हो सकता है, तो आपस में अरेंजमेंट कितना होगा 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ वेज जिससे ये राउंड टेबल पे बैठ सकते हैं और सारे ओमेन एक साथ हो। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो ये अपना 144 बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये चीजें हमारी 144 के राउंड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में फिर से देखो, एक फिर से परमुटेशन का एक प्रॉब्लम आ रहा है। तो क्या बोल रहा है, 7 पॉइंट्स आउट ऑफ 12 आर इन सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो देखो मतलब ये नंबर ऑफ ट्राइंगल, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ऐसे वाले नंबर ऑफ डायगोनल्स वाले प्रॉब्लम जो होते हैं, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ परमुटेशन की बात की जा रही है यहाँ पे। तो इसमें भी आप की कंसेप्ट आप देखोगे, अगर की कंसेप्ट अगर आप देखोगे तो बोलता है कि अगर आपके पास प्लेन में n नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, प्लेन में क्या बोल रहा है n नंबर ऑफ पॉइंट्स है, ठीक है, तो कितने ट्राइंगल बनते हैं जी, n में से किसी भी 3 पॉइंट को चुन कर लो, यही तो का बताओ नंबर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, यही ध्यान रखना आप, ठीक है ना। अब लेकिन यहाँ पे देख रहे हो सारा पॉइंट मतलब अलग अलग ही जगह, मतलब एक लाइन पे नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 7 पॉइंट्स आउट ऑफ 12 आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। मतलब ये सिचुएशन अपना ही ऐसा है, क्या बोल रहा है, एक लाइन पे 7 पॉइंट है, 1 2 ऐसे हो रहे हैं, 3 4 5 6 और ये 7 7 पॉइंट तो यहीं पे हो गया। अब बाकी कितने टोटल 12 थे, तो मान लो 5 यहाँ पे, एक इधर 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 ऐसे हो रहा है, ठीक है ना, 5 पॉइंट इधर हो गया, ठीक है। तो बोल रहा है कितने ट्राइंगल्स बनेंगे, तो मान लो हम क्या बोले कि NC3 ट्राइंगल्स बन जाता है एन नंबर ऑफ पॉइंट्स प्लेन में। तो अगर मान लो इसके हिसाब से चले तो ये क्या हो जाएगा, बताओ, 12C3 लिख सकते हो, बताओ। लेकिन ये गलती नहीं है, आपको लग रहा है क्या गलती, कि अगर ये 7 पॉइंट एक लाइन पे है
कहाँ उतनी ट्रायंगल कहाँ बन पाएगी बताओ, एक भी ट्रायंगल नहीं बन पाएगा, एक भी ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। तो ये वाली चीज तुमने गलती कर दी ना, बताओ इसकी भी ट्रायंगल काउंट कर लिए जबकि इससे ट्रायंगल नहीं बन रहा है। इसको हटाना तो पड़ेगा, कितने पॉइंट है 7, तो 7 पॉइंट से कितने बन जाते हैं बताओ 7 सी, तो ये एक्स्ट्रा कर दिया तो माइनस कर देंगे। तो इसे सॉल्व करके देखो तो क्या हो जाएगा 185, ठीक है ना, क्लियर है, समझ में आ रहा है सभी को, ऑप्शन सी, ठीक है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन से भी दो प्रॉब्लम लगातार देखने को मिल गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। देखो फिर से ट्रिग्नोमेट्री का एक प्रॉब्लम आ रहा है, क्या बोल रहा है cos x माइनस वाई 9 ऑफ cos x प्लस वाई के बराबर है, तो 10x इंटू 10y क्या होगा। तो इसमें भी देखो, अगर की कंसेप्ट की बात करेंगे आप, ये वाली कंसेप्ट अगर आपके पास है, ये प्रॉब्लम आप तुरंत से कर सकते हो। क्या कंसेप्ट होनी चाहिए, और इस इन सारे प्रॉब्लम में ऐसा अप्रोच तो होना ही चाहिए आपके पास, क्या, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, अगर दो रेशियो दे रखा है ऐसे, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी दे रखा है, तो ठीक है ना, सी एंड डी कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो के हिसाब से हम लोग क्या ऐसा लिखते आ रहे हैं छोटे क्लास में, बताओ क्या लिखते हैं जी, ए माइनस बी, नीचे में क्या हो जाता है ए प्लस बी, और फिर ये क्या हो जाएगा सी माइनस डी, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा सी प्लस डी, ऐसे, ठीक है ना, क्लियर है। तो सेम चीज यहाँ पे भी लगा दो, क्यों, देखो 10 वाली चीज डायरेक्टली बन सकती है यहाँ से, ठीक है, तो इसमें अगर अप्लाई करूं तो चीजें अरेंज कर लीजिए पहले आप। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बताओ कॉस एक्स माइनस वाई, ठीक है ना, और नीचे में क्या हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, और ये क्या हो जाएगा 9/1। तो इस वाले के हिसाब से क्या होगा, कंपेरेटिव डिविडेंड अगर लगा दोगे तो ये देखो तो ऐसा बन जाएगा कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई और माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई होगा, बताइए, ठीक है ना, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा फिर कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई, ठीक है, फिर प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, और इधर क्या हो जाएगा 9/-1, और अपॉन में क्या हो जाएगा 9+1, ठीक है ना। ये देखिए कॉस ए, मतलब कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी, ठीक है ना, तो ये साइन में आ जाता है, बताओ 2 sin x 2 sin y हो जाएगा, बताओ नीचे में क्या हो जाएगा जी कॉस एक्स कॉस वाई 2 के साथ, तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा 2 sin x sin y, या तो कॉस सी माइनस कॉस डी लगा दो, या तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी लगा दे रहा हूँ, ठीक है, और नीचे में भी वही कर दे रहा हूँ कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी, सम में अगर होगा तो क्या होगा 2 cos x cos y नहीं बन जाएगा, बताइए, ठीक है ना, 2 cos x cos y, ये क्या हो जाएगा 8/10, ये देखो आपस में ही कट गया, क्या ये 10x और 10y नहीं दे रहा है, बताओ डायरेक्टली दे रहा है, तो कॉम्प्रेहेंसिव डिविडेंड से ऐसे डायरेक्टली दिख जाता है, ठीक है ना। ये फाइनली कितना बन जाएगा बताओ 4/5, क्लियर है सभी को। देखो अच्छा ही प्रॉब्लम है ट्रिग्नोमेट्री से, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो वाले भी प्रॉब्लम कभी कभी दिख जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। देखो फिर से ट्रिग्नोमेट्री की एक प्रॉब्लम, अच्छे खासे प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री से और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से थीटा प्रॉब्लम अपने सिलेबस में आ रहा है, ठीक है ना। तो tan थीटा tan फाई दे रखा है इतने के बराबर है, तो इस वाले एक्सप्रेशन के बारे में पूछ रहा है कि वो मतलब किस पे डिपेंड करेगा, इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है, ऐसे ही पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो अगर मान लो ये वाली चीज बार बार लिखने में मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा, तो अगर मान लो tan थीटा को x नाम दे दें, इस वाले को y नाम दे दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स वाई इतने के बराबर होगा, बताओ अगर स्क्वायरिंग कर दें, तो एक्स स्क्वायरिंग कर दो तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ ए माइनस बी, और नीचे में क्या हो जाएगा ए प्लस बी, क्लियर है। एक रिलेशन तो अपने पास ये आ जा रहा है, तो अगर मान लो कभी हमें ए माइनस बी की जरूरत पड़ रही है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ, बताओ, ठीक है। अब बोलोगे इसमें की कंसेप्ट बताया नहीं आपने, तो की कंसेप्ट इसमें क्या ही है बताओ, क्या है की कंसेप्ट, तो इसमें मुझे लग रहा है ये cos 2 थीटा की जो फॉर्मूला है tan के टर्म में, वही अपना की कंसेप्ट होना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे tan थीटा tan फाई दे रखा है, उसका रिलेशन ही दे रखा था, तो cos 2 थीटा का जो tan थीटा के टर्म में फॉर्मूला होता है, वही अपना क्या हो जाएगा जी की कंसेप्ट, तो 1 - tan² थीटा लिखते हो, बताओ, ठीक है ना, और नीचे में क्या लिख देते हो 1 + tan² थीटा, यही तो लिखते हो, बताओ, क्लियर है। तो मेरे हिसाब से आप यहाँ पे cos 2 की जगह पे यही वाली चीज पुट कर दो, यहाँ पे भी सेम ही होगा, बस एंगल थीटा की जगह फाई हो जाएगा, और उसको सिंप्लीफाई जब करोगे, उसको सिंप्लीफाई जब आप करेंगे आप, इस वाले में थे ना, ठीक है, तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर इसके हिसाब से ये वाली चीज लग रहा है कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा, ठीक है। एक बार वैल्यू पुट किया जाए cos 2 थीटा और cos 2 फाई की, ठीक है, cos 2 थीटा और cos 2 फाई की, तो जब cos 2 थीटा और cos 2 फाई की वैल्यू अगर पुट कर दूं मैं, तो क्या ऐसा बन जाएगा, देखो तो a - b ब्रैकेट दे दो बड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी 1 - डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, देखो tan थीटा को x माना हूँ tan फाई को y, तो 1 - x² लिखेंगे, बताना, और नीचे में क्या हो जाएगा 1 + x² लिख दोगे, बताओ, ठीक है। ये वाली ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में अगर आ रहे हो तो क्या होगा a - b, और फिर क्या होगा 1 - y²
और नीचे में क्या हो जाएगा जी 1 + y², ठीक है। चलिए वैल्यू पुट कर दिया। अब चीजों को इसको सिंप्लीफाई करो, एलसीएम वगैरह लो। तो एलसीएम वगैरह अगर इसमें ले लूं तो देखो a + ax² होगा, बताओ मतलब दोनों जगह पे x² कॉमन ले लेता हूँ। दोनों जगह पे अगर x² कॉमन ले ले रहा हूँ, x² a + b बन जा रहा है, बताओ ठीक है ना। और दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या a - b नहीं दिख रहा, देखो ऐसे। और डिनोमिनेटर में क्या है 1 + x², ठीक है, ये वाला काम खत्म। और दूसरे वाले ब्रैकेट में सेम इसी पैटर्न पे तो बनेगा, बताओ इसमें क्या हो जाएगा y² बन जाएगा। और a + b बन जाएगा, बताओ। और फिर क्या हो जाएगा जी प्लस a - b, ऐसे देखो। और नीचे में क्या होगा 1 + y²। तो देखो सेम ही तो बन गया, देखो। और इसीलिए मैंने बोला a - b का कहीं ना कहीं यूज तो हो रहा है। a - b की वैल्यू देखिए, हम लोग इस क्वेश्चन में थे ना, हम लोग यहाँ पे बोले कि चीजें हमारी क्या होगी, सिंप्लीफाई करने के बाद ऐसा बन गया, बताओ। तो मैं बोल रहा हूँ कि देखो a - b हमने तो इससे निकाल के रखा था, बताओ। अब इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे आप यहाँ पे, देखो a + b कॉमन आएगा और ये x² + y² यहाँ पे आएगा, सेम यहाँ पे भी होगा। ये चीजें कहीं ना कहीं क्या होगा, आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होने के बाद क्या हो जाएगा, कहीं तो बचेगा ही नहीं। अगर एक्स वाई खत्म ही हो गया तो एक्स और वाई को तो हमने नाम दिया था tan θ tan φ, तो मतलब उस पर डिपेंड ही नहीं करेगा। इसलिए क्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ा जाए, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो इस वाले क्या बोल रहा है, इस वाले इक्वेशन का रूट्स हमें दे रखा है। और बोल रहा है कि यहाँ पे b बिलोंग्स टू r है, मतलब b रियल वैल्यू है बाकी। और बोल रहा है जो रूट्स होगा इस कर्व पे लाई कर रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं इसका रूट्स क्या हो, कॉम्प्लेक्स रूट ही तो होगा, बताओ। कॉफिशिएंट अगर रियल होता है, और अगर देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर इस पे इस वाले कर्व पे लाई कर रहा है तो कॉम्प्लेक्स रूट होगा। तो अगर कॉम्प्लेक्स रूट होगा तो हमेशा कंजुगेट पेयर में ही आएगा। तो अगर एक रूट को तुम बोल रहे हो अल्फा प्लस आई बीटा, तो दूसरा क्या हो जाएगा जी अल्फा माइनस आई बीटा नहीं होगा, बताओ। तो इसलिए क्या बोलेंगे, हमारा रूट क्या होगा अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, ठीक है ना, कंजुगेट में आएगा हमेशा। तो अगर हमारे रूट्स ऐसे हैं तो इससे हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ रूट लिखोगे। तो दोनों रूट का अगर सम करोगे तो कितना होगा 2 अल्फा होगा। और 2 अल्फा कितना आ जाएगा, बताओ, -b के बराबर इसके हिसाब से, ठीक है ना। इसके हिसाब से क्या हो जाएगा -b के बराबर। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करोगे तो क्या होगा अल्फा² + बीटा² बन जाएगा। क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कर रहे हैं तो अल्फा² + बीटा², वो कितना बन जाएगा जी, देखो 45। दो इक्वेशन तो ऐसे ही आ गए, ठीक है। अब तीसरी इक्वेशन, ये वाला जो है तुम्हारा, ये क्या बोल रहा है, इस कर्व पे लाई कर रहा है तो जेड की जगह पे ये वैल्यू वहां पुट कर दिए ना आप। तो क्या होगा अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, ठीक है। और फिर +1, इसका मॉडुलस क्या बोल रहा है 2√10 हो रहा है, बताओ 2√10 हो जा रहा है। तो देखो तो क्या करते हो, इसको सॉल्व करने का तरीका ही ना, रियल वाले को एक साथ रख लेंगे। ये कुछ ऐसा बन जाएगा अल्फा +1 का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इसको भी स्क्वायरिंग कर दे रहे, रूट दोनों साइड होगा। ये 14 आ जाएगा, बताओ। एक इक्वेशन इधर से, एक इक्वेशन यहाँ से, इन दोनों से क्या सॉल्व होके अल्फा और बीटा आ जाएगा, बताओ। ये फाइनली बी निकल जाएगा, ठीक है ना। तो फाइनली जब सॉल्व करके देखोगे तो हमारा ये क्या बन जाएगा b² - b = 30। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ये भी अच्छा प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्स नंबर से, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, बोल रहा है कि इस एपी का फर्स्ट टर्म अगर दे रखा है 3 और सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म दे रखा है। तो मतलब देखो, अगर मान लो फर्स्ट टर्म दे रखा है हमें, क्या दे रखा है 3, और सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म, तो t1 + t2 डॉट 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 क्या दे रखा है जी t25, क्या दे रखा है t25। और ये इक्वल टू क्या हो रहा है, ये तुम्हारा इक्वल टू हो रहा है अगले नेक्स्ट 15 टर्म, तो क्या हो जाएगा t26 से लेके t40 तक जाएगा, बताओ। t40 तक जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोल दोगे, अब देखो ये तो ठीक है, ये तो सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म होगा, लेकिन ये वाला फंस जाएगा ना यहाँ, इसको नहीं बोल सकते। इसीलिए हम दोनों साइड क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। क्या प्लस करेंगे, t1 से लेके t25 तक, क्या बोल रहे t1 से लेके t25 दोनों साइड ऐड कर देंगे, इधर भी लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में। तो उस साइड तो ट्वाइस बन जाएगा, तो ऐसा कुछ इक्वेशन नहीं लिख सकते, बताओ। ट्वाइस सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म, और ये क्या हो जाएगा जी सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म हो जाएगा, बताओ। 1 से लेके 40 तक हो जाएगा यहाँ पे। बस यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर देंगे, देखो ए की वैल्यू तो पता ही है, तो सॉल्व करेंगे तो डी नहीं आ जाएगा, बताओ। तो फाइनली क्या हो जाएगा 1/6। क्लियर है, ठीक है ना। सिंपल सा बेसिक सा प्रॉब्लम था, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म वाले से। नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर आगे बढ़ा जाए। देखो नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, ठीक है, इसकी एक्सपेंशन में कितने नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स बनेंगे यही बताना है, ठीक है। बुरा को एग्जैक्टली 33 है, एन की वैल्यू लिस्ट वैल्यू क्या होगी। तो मान लो इसके डायरेक्ट अगर एक्सपेंशन लिखा जाए, तो डायरेक्ट एक्सपेंशन लिखा जाए तो क्या होगा, बताओ। एनसीआर लिखोगे, बताइए, ठीक है ना। फिर क्या होगा 3 की पावर n - r, एन माइनस क्या लिख देंगे जी आर, ठीक है। नीचे में क्या आ जाएगा 2 रूट वाले की वजह से, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा 5 की पावर क्या हो जाएगी r/8। अब इंटीग्रल टर्म्स कब होंगे बताइए, इंटीग्रल टर्म्स जब तभी ना होगा, बताओ।
जब ये वाली चीज फ्रैक्शन में रहे ही नहीं तो कब नहीं रहेगा बताओ? 2 और 8 दोनों का मल्टीपल होगा तभी तो बताओ, 2 और 8 दोनों का मल्टीपल होना पड़ेगा। तो मतलब क्या होगा, दोनों का एलसीएम ले ले तो क्या होगा, 8 का मल्टीपल अगर आर की यहाँ पे वैल्यू रख रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा जी, वो तुम्हारा इंटीग्रल टर्म्स आ जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या क्या वैल्यू हो जाएगा बताओ, 0, 8, 16 ऐसे ही चलेगा बताओ। तो बोल रहा है कि एग्जैक्टली कितने टर्म्स है, 33 टर्म्स है, 33 तुम्हारे इंटीग्रल टर्म्स है। तो देखो, तो ये पहला हो गया, मान लो ये दूसरा हो गया, तो ऐसे ही कितने मल्टीपल चलेंगे चलेंगे बताओ, 32 यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा 32। तो इसीलिए हम क्या बोल देंगे, लास्ट वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 32 × 8। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, 256, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। देखिए लिमिट से भी प्रॉब्लम है, ठीक है ना, लिमिट टॉपिक से भी प्रॉब्लम आ गया। क्या बोल रहा है कि अगर एक्स 1 को टेंड कर रहा है तो क्या हो रहा है, ये a प्लस बी की वैल्यू बतानी है। अच्छा देखो, लिमिट दे रखा है आपको, तो लिमिट अगर दे रखा है, अगर एक्स 1 को टेंड कर रहा है तो देखो, तो नीचे में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ऊपर में मान लो पता ही नहीं चल रहा है, 1 माइनस a प्लस बी हो रहा है। तो मान लो अगर ये नीचे में 0 है तो आंसर इन्फिनिटी होना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पे फाइनाइट है और एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इंडिटरमिनेट फॉर्म होगा तभी ये हो सकता है। मतलब ये 0/0 फॉर्म हो रहा होगा, बात समझे क्या? तभी ऐसी चीजें हो सकती है कि वो 5 आंसर आ सकता है। मतलब ऊपर वाले को भी 0 होना पड़ेगा, इसको बोलते हैं रिवर्स क्वेश्चन, ठीक है। तो 1 माइनस a प्लस बी को भी 0 होना पड़ेगा, तो 0/0 फॉर्म से इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा, फिर सॉल्व करके हम लोग वैल्यू निकाल देंगे। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, a-1, ठीक है ना। इसको देखो, जब क्लास 12 में जाओगे तो एल हॉस्पिटल रूल से भी बना सकते हो, ठीक है ना। मान लो कि जिसको नहीं पता है तो वो नॉर्मल तरीके से चले तो क्या होगा, पहले बी की वैल्यू निकाल दिया। तो अगर बी की वैल्यू निकाल दिया फिर यहाँ पे रख दो, ठीक है, x² माइनस ए एक्स, और फिर प्लस क्या होगा, a-1 यहाँ पे रखा। और फिर नीचे में क्या है जी, x-1, लिमिट क्या है, x टेंड्स टू 1 तो है ही, ठीक है, x टेंड्स टू 1। तो इसमें देखो चीजों को अरेंज करो, इसको इसके साथ और इस वाले को इसके साथ, तो क्या बन जाएगा ये देखो, तो x-1 कॉमन हो जाएगा बताओ, और x+1 बन जाएगा बताइए, और फिर क्या होगा, माइनस ए। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या x-1 नहीं होगा, देखो इसी की वजह से 0/0 फॉर्म बन रहा था। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखिए लिमिट इसमें डाल देंगे, x की जगह 1 तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस ए, और ये कितने के बराबर 5, तो यहाँ से a की वैल्यू नहीं आ जाएगी बताओ, और a की वैल्यू आ जाएगी, तो इसमें पुट कर दोगे तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, दोनों का सम -7। ठीक है, क्लियर है ये वाली चीज। चलिए 86 भी हो गया, आगे बढ़ा जाए। देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एक अच्छा प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, 1 + sin 2π/9 और i cos 2π। देखो एक यहाँ पे की कंसेप्ट हम लोग ये बोलेंगे, यूलर्स फॉर्म आपको पता होगा। क्या पता है, cos थीटा प्लस i sin थीटा वो कितने के बराबर होता है जी, e की पावर i थीटा के बराबर होता है बताओ। और अगर मान लो cos थीटा माइनस i sin थीटा अगर लिख दें, ये क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस i थीटा के बराबर नहीं होगा बताओ। इस कंसेप्ट से ये प्रॉब्लम अपना कवर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं इसको पहले यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करके बनाऊं ज्यादा सही है। बाकी दूसरा तरीका भी है कि इस एंगल को सेम सेम बना के कुछ कन्वर्ट करके, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एलाइड एंगल वाले कंसेप्ट से कन्वर्ट करके भी बना सकते हो। लेकिन देखो ये वाले कंसेप्ट ज्यादा इजी पड़ेगा। इसमें अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 1 प्लस इसमें क्या है, यहाँ पे देखो ये वाले पैटर्न में तो है ही नहीं, साइन के साथ आई होना चाहिए था, लेकिन साइन के साथ आई तो यहाँ पे है ही नहीं दोनों में। तो हम क्या करेंगे, आई बनाएंगे। तो आई क्या करो, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो 1/i, क्या बोल रहे आई मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, अंदर जाएगा तो ये क्या होगा बताओ, आई आई साइन 2π/9, ठीक है ना। और ये माइनस बन जाएगा बताओ, cos 2π/9, ठीक है। और ये पूरे का पावर 3 है इधर। और फिर सिमिलरली डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा जी, 1 + 1/i, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, सेम आई साइन 2π/9। और ये क्या हो जाएगा, प्लस cos 2π/9। क्लियर है, इतनी बात है, ठीक है। चीजों को अरेंज कर दोगे, देखो इस वाले में क्या करो, 1 को i की पावर 4 समझ लेंगे, तो ठीक है, यहाँ से भी i ऊपर में शिफ्ट हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन निकाल दोगे, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, माइनस कॉमन निकाला तो माइनस आई, और e की पावर क्या हो जा रहा है, ये देखो -i 2π/9 नहीं बन जाएगा बताओ। और सिमिलरली डिनोमिनेटर में अगर देखो तो यहाँ पे क्या होगा, i की पावर 4 ये कट जाएगा। और देखो ये माइनस भी यहाँ भी तो आया था, ठीक है ना, एक माइनस यहाँ से माइनस और एक इधर से माइनस, फिर प्लस ही हो गया था। इस वाले में देखा जाए तो क्या होगा बताओ, 1 इसका माइनस यहाँ बन जाएगा i4 से, और ये क्या बन जाएगा, e की पावर i 2π/9, ठीक है। दोनों चीजों को कन्वर्ट कर लो। कैसे कन्वर्ट करोगे, इस वाले को कॉमन ही निकाल दो, इस वाले को जब कॉमन ही निकाल दोगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और सिर्फ सिमिलरली बाहर में क्या हो जाएगा जी, 1/i e की पावर i 2π/9, ये क्या आ जाएगा, इसका क्यूब। चीजों को सिंप्लीफाई कर दोगे
ये फाइनली क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है। लेकिन ये बेस्ट तरीका है, ठीक है ना, इजी तरीका है। ये कि यूलर फॉर्म से कन्वर्ट कर दिया, चीजें कॉमन ले लिया, एक जैसा बना दिया, आपस में कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर आगे बढ़िए। देखो क्या बोल रहा है, कितने इंटीजर्स होंगे जो 7000 से बड़े होंगे, ठीक है, इन सारे नंबर्स को यूज करके, रिपीटेशन नहीं करना है। तो इसमें क्या करो, पहले 4 डिजिट का बना दो, 4 डिजिट के नंबर देख लो। ठीक है ना, क्योंकि इससे 5 डिजिट का भी तो बन जाएगा। तो 4 डिजिट के बनाने में क्या होगा, पहले 1 2 3 4, तो पहले वाले प्लेस पे या तो 7 रखोगे या तो 8 रखोगे। तो दो तरीके से फिल कर सकते हो, रिपीटेशन है नहीं, एक नंबर यूज हो गया, आप कितने बचेंगे बताओ। यहाँ पे तुम्हारा 4 बच जाएगा, 3 और 2, तो क्या हो जाएगा 2 × 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब सिमिलरली 5 डिजिट वाले भी देख लो। 5 डिजिट वाले जब देखोगे तो ये कितने बन जाएंगे बताओ। 5 डिजिट वाले तुम्हारे क्या होगा, 5 फैक्टोरियल तो बन जाएगा, बताओ सारा नंबर तो बड़ा ही होगा। दोनों को आपस में ऐड कर दोगे तो कितना बन जाएगा, 168। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब देखो ये तो सिंपल से रेशनलाइजेशन से है ना प्रॉब्लम, बताओ ये रेशनलाइजेशन मेथड से लिमिट का प्रॉब्लम नहीं है, बताओ। इसको भी रेशनलाइज कर दो, इस वाले को भी रेशनलाइज, ऊपर वाले को और नीचे वाले को भी रेशनलाइज कर दो। देखो डायरेक्टली अगर लिखा जाए तो क्या होगा बताओ, ऊपर वाले से ऐसे ही तो बनेगा, a + 2x, ठीक है ना, -3x बन जाएगा बताओ, और इसका क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, 3a + x और -4x। ठीक है, इसके पॉजिटिव वाले पार्ट्स इधर आएंगे बताओ, इसका क्या होगा, √/3a + x और फिर +2√x, और इस वाले का क्या हो जाएगा, √a + 2x और फिर +√3x। देखो तो यहाँ पे क्या होगा, a - x बन जाएगा, और इधर वाले में क्या होगा, 3 कॉमन लेंगे तो इधर से 1/3 आ जाएगा बताओ, और इसमें लिमिट्स पुट कर दो एक्स की जगह पे, तो फाइनली ये क्या बन जाएगा बताओ, 2/3√3। ठीक है, सिंपल सा था, इरेशनलाइजेशन से ही था। तो ये लिमिट से दो क्वेश्चन आ गए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर आगे बढ़ा जाए, और लास्ट ही प्रॉब्लम ये। अब देखो क्या बोल रहा है, वेरिएंस दे रखा है 20 ऑब्जर्वेशन का, तो वेरी देखो सिंपल सी बात है, इसमें कुछ है नहीं, प्रॉपर्टी ध्यान रखना है। क्या बोलता है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर लिखते हो बताओ, और ये क्या होता है बताओ, xi माइनस म्यू का होल स्क्वायर। ठीक है ना, सिग्मा लगा दो, आई की वैल्यू 1 से लेके n तक। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या होता है जी n, तो मतलब जब भी मान लो यहाँ पे देखोगे तो बोलता है कि वेरिएंस पे इफेक्ट प्लस माइनस से नहीं पड़ता है। वेरिएंस में लेकिन अगर मल्टीप्लाई कर दोगे, देखो दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, तो मीन में भी उतना ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हर ऑब्जर्वेशन में मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो बाहर आ जाएगा। मतलब सिंपल सा क्या है, अगर प्लस माइनस कर रहे हो कुछ भी वैल्यू, नो इफेक्ट क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर में क्या होगा, नो चेंज। ठीक है ना, लेकिन अगर मान लो मल्टीप्लाई कर रहे हो डिवाइड, तो उतना ही का स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा जी, सिंपल सी बात, कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उतने से आपका चेंज हो जाएगा। तो 3 का मतलब स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, कि पहले से कितना है 5, तो क्या हो जाएगा 45। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया, हमने सारे पेपर को, सारे प्रॉब्लम को डिस्कस कर लिया। क्या बोल रहे हैं, प्रॉब्लम सारे अच्छे आए हुए, ठीक है ना, क्लियर है। तो होप सब आप सबने अच्छे से किया हुआ, चलो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।